चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये सुकरात जो थे वो एक दार्शनिक थे। दार्शनिक को इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफर। जैसा मतलब ये होता है फिलोसफी, अगर कोई कहता है कि व्हाट इज फिलोसफी, तो फिलोसफी का मतलब ये होता है कि किसी भी मुद्दे को या किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई से समझना। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं कहूँ शिक्षा, ठीक है ना, अगर एक सामान्य आदमी होगा तो वो क्या कहेगा कि व्यक्ति के जीवन को सुचारू चलाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो किससे मिलती हैं? शिक्षा से मिलती है, वही शिक्षा कहलाती है। ये एक तरह का परिभाषा हो सकता है, नहीं हो सकता है? हम लोग शिक्षा क्यों लेते हैं? कि हम लोग का जीवन अच्छे से व्यतीत हो, ठीक है ना। अदर जाओ साल को बुला के लिखा हुआ कौन? हाँ विकास ही दुका था। कौन विकास? अरे ये विकास तारा वाला विकास, ठीक है। रसगुल्ला वाला, हाँ दूसरा भाई रसगुल्ला भी आएगा। नहीं, उन सबको नहीं। बाकी सिलेबस पढ़ेंगे सर। तो सिलेबस नहीं पढ़ा पाएंगे, हाँ टाइम मिलेगा। हाँ चलो देर ध्यान देखो। अगर एक सामान्य व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो शिक्षा क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति के जीवन को एक सुचारू चलाने की जो चीज़ें आवश्यक होती है क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। लेकिन जब एक दार्शनिक शिक्षा को देखेगा तो उसके लिए शिक्षा का मतलब बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा क्यों लेने चाहिए, मतलब शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए किसी भी बच्चे को, उसका मतलब अलग होगा। समझ आया बात को? दार्शनिक सोचेगा। हाँ, दार्शनिक सोचेगा बहुत डीपली, और जो डीपली सोचेगा उसका अर्थ क्या होगा? बहुत गहरा होगा। बात समझ में आया? अब कहोगे कैसे, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। समझ आ गया ना? जैसे देखो, तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा है, इतना समझ लो शिक्षा का मतलब जो तुम समझते हो वो बिल्कुल नहीं होता है। समझ आ गया ना? इतना भी तुम लोग समझते शिक्षा का मतलब अच्छा नंबर ला लेना, फिर से अच्छी नौकरी पा लेना, फिर से एक अच्छा लाइफ स्टाइल बना लेना, फिर से एक अच्छा पति बन जाना, फिर से एक अच्छा पालने वाला, फिर से एक अच्छी मृत्यु पा लेना। इसमें अगर तुम लोग सोचते हो कि शिक्षा से सब अच्छा हो जाता है तो हाँ, कुछ 5-10% सही हो सकता है, लेकिन कितना? बस 5-10%, बस समझ आया? लेकिन अगर वास्तविक शिक्षा की बात किया जाए, ठीक है ना, तो अगर तुम किसी मतलब 4-5 महान पुरुषों के विचारों को देखो तो उनका शिक्षा पर क्या कथन है। तो एक तो सब लोग जानते हैं अम्बेडकर जी का शिक्षा किसका दूध है? शेरनी का दूध है। और एक क्या बोले थे अब्दुल कलाम जी कि नेल्सन मंडेला बोले थे कि शिक्षा ऐसा हथियार इसके द्वारा पूरी दुनिया को जीता नहीं जा सकता है। दुनिया को दुनिया है ही उसके जितने वाला कौन होना चाहे। समझ आ गया ना? तो अब आता है बात कि आखिर में शिक्षा है क्या। थोड़ा हम दार्शनिक तरीके से एक बार सोचने का प्रयास करते हैं। समझ आ गया ना? कि अगर मान लो मैं दार्शनिक मान के चलो, तो मैं शिक्षा को कैसे सोचूंगा। शिक्षा का अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज एजुकेशन एंड क्या सही तरीका है शिक्षा को लेने का, तो मैं क्या बताऊंगा। तो देखो, शिक्षा एक तरह से, शिक्षा और कहोगे शिक्षा एक तरह का विज्ञान होता है। क्या होता है? एक तरह क्या है? विज्ञान है। एजुकेशन इज अ साइंस। समझ आ गया ना? अब तुम साइंस का भी परिभाषा पढ़े होगे कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना या जानने की इच्छा रखना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या परिभाषा सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुसज्जित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान का। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक सिंपल भाषा में समझ लो, बात समझ में आ गई? अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा एक तरह क्या होता है? विज्ञान होता है। यानी कि इसमें भी तो कुछ ना कुछ सुव्यवस्थित होगा ना। विज्ञान के अंदर आ रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ सुव्यवस्थित होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ सुसंगठित होगा कि नहीं होगा? इसमें भी कुछ ना कुछ क्रमबद्धता होगी। क्या होगी? क्रमबद्धता होगी। इसीलिए ना किसी बच्चे को पहले 10 महीने को जाता, पहले शुरू से LKG UKG 1 2 3 तो एक क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है, नहीं दिया जाता है?
तो कुछ ना कुछ झलक दिखाई दे रही नहीं दे रही है? दे रहा है ना। सुव्यवस्थित कोई भी तुम किताब उठाओगे तो देखो कि पहला चैप्टर इजी रहता है, फिर से उससे थोड़ा टफ आता है, फिर से थोड़ा टफ, लास्ट में बीच का सबसे टफ होता है, और फिर से लास्ट में देखो तो थोड़ा इजी होते जाता है। इस तरह बुक होता है। देखो कोई बुक होता है तो शुरुआत में इजी रहेगा, बाद बीच में खूब खतरनाक हो जाएगा, फिर से लास्ट में इससे इजी हो जाएगा। ये किसी प्रकार का बुक ऐसा ही होता है, समझा गया ना। तो सभी जानते हैं कि बच्चा शुरू में बहुत एक्साइटेड रहता है, बीच में थोड़ा उसकी दिक्कत आती है तो हार्ड कर देते हैं सब कि और पढ़े, फिर से लास्ट में क्या होता है, शुरू हो जाता है। इसी तरह बुक होता है, इस तरह सिलेबस होता है किसी बुक का, चाहे 10 का, 11 का, 12 का, चाहे किसी का भी हो। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, सुव्यवस्थित हो गया ना, इसका मतलब बहुत सोच समझ के कोई भी लेखक किताब को लिखता है। सुव्यवस्थित हो गया। सुसंगठित यानी कि एक तरह से हर चैप्टर संगठित होता है कि नहीं होता है। इस मान लो तुम 10th 9th में हो तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर आता है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका छोटा कुछ होता है नहीं होता है, और वही डायरेक्ट दे दिया होता उत्तक यानी कि टिश्यू, तब तुम्हें नहीं समझ में आता। पहले क्या दिया होता है सेल, तब उसके पास क्या रहता है टिश्यू, तब उसके पास ये ना आर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र, तब पाचन तंत्र, तब सारे तंत्र आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? सबसे छोटे चीज से होता है नहीं होता है। तो एक तरह से वो भी सुसंगठित है कि नहीं है ना। तो शिक्षा भी एक तरह क्या है? विज्ञान है, जो क्या होता है? सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है और क्रमबद्ध होता है। और अगर तुमने इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लिया, इन सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्धता को, अगर तुमने इन तीनों चीजों को अच्छे समझ लिया और इसके अनुसार तुम शिक्षा ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ नया निखरेगा। वो तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ होंगे लोग उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुछ नया आ रहा है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। समझा गया बात ना। अगर तुम इस तरह से चलते हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो और क्रमबद्धता, अगर तुम इस तरह शिक्षा लोगे तो पहली बात तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और दूसरी बात फंसोगे नहीं। मैथ का तुम 10th का चैप्टर उठाओगे, पहला चैप्टर कितना ईजी होता है? परिमेय संख्या, उसके पास क्या देता है? बहुपद, उसके पास देता है दो चरी मतलब समीकरण देता है, रैखिक समीकरण, अब बीच में देखते क्या बताया? त्रिकोणमिति देता है। तो उसको पहले जाने में कुछ जाता नहीं, लेकिन वो सब जानते हैं सब ना। जो किताब लिखा है वो जानता है कि रियल एजुकेशन होता क्या है, लेकिन जो किताब पढ़ाते हैं वो नहीं जानते रियल एजुकेशन होता क्या है। समझा गया ना। जिस टीचर को जो चैप्टर बहुत अच्छा आता है वही पढ़ाता है ज़्यादा, वो नहीं देखता है कि हम थोड़ा बच्चे के हिसाब से, तो बच्चे के हिसाब से पढ़ाएं। वो बच्चा है तो वो उसका भी दिमाग का एक पैटर्न होगा, उसका भी एक लिमिट होगा कि हाँ यार ये यहीं तक समझ सकता है। बात सच है कि नहीं है? उसका भी एक लिमिट होता है ना। अभी तुम 10th के बच्चे को बताओगे रमन इफेक्ट, सारे इफेक्ट, तो वो सब उसके दिमाग से हट जाएगा। हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत, तो कहेगा ये क्या है। लेकिन अगर उसको बताओगे कि तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, तब वो थोड़ा थोड़ा जानेगा कि हाँ यार इसका तो परिभाषा मैंने पढ़ा था। समझ में आ रही है बात? तो अगर तुम्हें कोई उस तरफ नहीं पढ़ा रहा है तब भी कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो उस तरफ पढ़ने की। अगर कोई भी किताब उठा रहे हो तो अगर पहला चैप्टर नहीं जब तक क्लियर है पूरा तब तक तुम दूसरे चैप्टर पर मत जाओ। समझा गया ना। जब तक पहला चैप्टर का पूरा एकदम अच्छे समझ में नहीं आ रहा आखिर में चैप्टर क्यों पढ़े, सबसे पहले क्यों पढ़े, आखिर में इस चैप्टर का थीम क्या है, क्यों पढ़ूँ ये चैप्टर, इससे मेरा फायदा नहीं, इसे मैं क्या सीखूंगा। समझा गया ना। तुम कोई भी सिलेबस होता है वो फालतू में नहीं दिया था, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। अभी तुम लोग को लगता होगा जो हिंदी लिटरेचर में प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री होता है ये फालतू में दिया रहता है। बहुत सारे बच्चे टीचर पढ़ाते हैं सो जाते हैं सर, तुम लोग भी सो जाते होगे सर, तो अभी समझ में तो आता नहीं होगा, इतना तो गारंटी है। लेकिन अगर उसको कोई एक सही डायमेंशन से पढ़ाए हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से, तो तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस से ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, हिंदी में, इंग्लिश में, लिटरेचर में। समझ आ गया ना। क्योंकि जो साहित्य होता है वो क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। अगर उसको कोई भी व्यक्ति सोच के जोड़ के समझाए तब तुमको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा।
अभी तुम पहला जब 9 में हो जाए 10 में, तो पहला क्या आएगा? साहित्य आएगा। आज हम पूरे डायमेंशन को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, सारे सब्जेक्टों के। समझा गया ना? ये 9 में 10 में हो गए तो पहला क्या होता है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास होता है ना। तो तुम इस तरह नहीं पढ़ने का रहे यार, पहले गद्य साहित्य का है तो इसमें 4 गो काल होगा, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल, ये सब सुनने परिचित लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा तुमको पढ़ाता हूँ, थोड़ा जिस तरह मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए उस तरह देखो, थोड़ा सा मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ उस तरह से। जैसे मान लो हिंदी में आता है क्या? साहित्य। इसमें तो क्या होता है? गद्य होता है और क्या होता है? पद्य होता है ना। अब एक जो अच्छा टीचर होता है वो केवल जो किताबी चीजें होती है वही नहीं बताता है, कुछ हिस्ट्री बताता है। तभी लोग तो अभी तक तुम लोग जानते हो कि साहित्य को हम बांटते हैं 2 भागों में, गद्य और पद्य। लेकिन वास्तव में इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, गद्य पद्य प्लस एक होता है चंपू काव्य। नाम सुने हो सब? एक होता है चंपू काव्य। यशोधरा नाम सुने सब? यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा, वो क्या है? चंपू काव्य है। अब तो पहली बार सुने हो सब, तो दिमाग में एक चंपू काव्य क्या होता है। अब देखो इसको कैसे समझा जाता है, कोई विषय को कैसे पढ़ा जाता है। पहले क्या है? साहित्य है। क्या है? पहले तुम साहित्य को समझो कि आखिर में व्हाट इज लिटरेचर, होता क्या है। क्या सभी प्रकार की किताबें साहित्य हो सकती हैं? क्या केवल जो लेखक और कविताएं, जो लेखक और कवि होते हैं लिखते, क्या केवल वही साहित्य है? तो एक साहित्य को बताना होना चाहिए कि आखिर में कौन सी रचना होगी जो साहित्य कहलाएगी, यानी कि उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, अगर वो होगा तभी वो साहित्य कहलाएगा। जैसे मान लो तुम लड़के हो, तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं तुम्हारे अंदर, तुम लड़के हो, तो कुछ ना कुछ होगा तभी तुम लड़के हो। लड़के और लड़की में अंतर होता है ना, उसी से ना पता चले हाँ ये लड़का ये क्या है लड़की, उसके व्यवहारों से पता चल जाता है ना। आखिर में इसमें भी तो कुछ होगा ना कि हाँ यार मैं कोई भी रचना पढ़ूंगा तो मैं कैसे मान लूँ कि हाँ ये साहित्य ही है। कुछ ना कुछ तो उसमें होगी ना जरूरी चीज़ें, अगर वो नहीं रहेगी तो हम उसको साहित्य नहीं मानेंगे। सभी चीज़ें साहित्य होंगी नहीं। जैसे सभी बच्चे विद्यार्थी नहीं हो सकते, लेकिन सभी विद्यार्थी बच्चे हो सकते हैं, तो कन्फर्म है ना। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना कि नहीं यार मैं इससे डिफाइन करूँगा कि हाँ ये साहित्य है और ये साहित्य नहीं है। अब देखो उसको बांटते कैसे हैं, इसके नेम में ही छुपा है। जिससे क्या है साहित्य है ना, दिमाग में बिठा चलना। हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिक्षा के बारे में। और शिक्षा को किस तरह समझ रहे हैं हम? दार्शनिक की तरह समझ रहे हैं। समझा गया ना। साहित्य को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो इसमें आएगा 100 प्लस हित। क्या है? 100 प्लस हित। अब तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो कि साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण। अब इसका मतलब क्या है भाई? साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण, यानी कि समाज में जो भी चीजें होती हैं लेखक उन्हीं सारी चीजों को देखकर रचनाएं करता है या करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? 100 प्लस हित, यानी कि साहित्य हम उसे कहेंगे जिसमें समाज का क्या हो? समाज का हित हो। क्या हो? समाज का हित, यानी कि कोई भी रचना जिसमें समाज का हित हो क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाएगा। लेकिन केवल एक ही चीज जरूरी नहीं है, इसमें 2 चीजें और आती हैं। समझा गया ना। पहला तो सबसे मेन क्या है? समाज का हित होना चाहिए। तुम लिटरेचर में कुछ भी पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसमें अगर तुम समझ के पढ़ते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलता है। जैसे मान लो 9 में पढ़े होगे तो 9 में एक कहानी है दीपदान। दीपदान है ना, उदय सिंह का। तो उसको पढ़ने से तुम्हें कुछ ना कुछ क्या मिली, सीखने को मिला कि नहीं मिला? अगर कोई अच्छे से पढ़ाता तो तुमको आज याद होता, तुमको हमको पूछना नहीं पड़ता कि उससे अब भी दीपदान से क्या सीख मिलती है। कहानी है तो साहित्य का हिस्सा है कि नहीं है? यानी कि उसमें समाज के हित छुपा होगा। तो दीपदान पढ़ के समाज के हित के बारे में क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी अपने जो हमारा प्रोफेशन है, हमारा जो कार्य है,
उसके अहंकार नहीं करना हाँ। चाहिए। जो डॉक्टर होता है वो उसका लड़के का इलाज नहीं करता है समय से, मतलब वो सांप काट लिया रहता है। सांप काट लिया रहता है, तो उसके लड़के का ये इलाज दीपदान कहानी नहीं है, कल हम हाँ। बहुत पीटेंगे। यही है। यही है। बहुत मार मारेंगे। हिंदी किताब लाए का है, देख लीजिए। दीपदान कहानी जानते हो किसका है? इसका नौ बहुत का पीटेंगे। 10 का 9 का 10 का वही बताइए। 10 में कहा दीपदान नाम सुने हो तो? हाँ नाम सुने। लो तो हाँ सुने हैं हिंदी में। दीपदान सुनते हैं। फिर दूसरा है नए मेहमान की नए लक्ष्मी का मेहमान का ही स्वागत। कर रहा है। हाँ तुम सब सुना रहे हो सब मंत्र और बात का कहानी। नहीं मंत्र तो वही है। हाँ। वही सर जी ऐसा बिटिया और सपवा कुआं में रहता है उसको मंत्र। अच्छा तुम सब बताओ, सब देखें पूरा कहानी सुनाओ सबको तब पूरा पता चलेगा। सर लाइक चला बस। चलने दो लाइव को। हाँ, सुनाओ जो कहानी सुना, सांप वाला कहानी सुनाओ। सांप वाला है गलत बोला है, उसको सांप और हाँ तुम सुनाओ अच्छे से सुनाओ। एक मतलब जो बूढ़ रहता है उसका नाम नहीं पता है। उसके हमको बस पात्र का नाम बता दो, हम पहचान देंगे कौन कहानी है। ये तो डॉक्टर चड्ढा रहते हैं। हाँ उदय सिंह रहते हैं। उदय सिंह। अरे गधा डॉक्टर चड्ढा में उदय सिंह आएंगे, गधा उदय सिंह जी समय तो उसमें डॉक्टर चड्ढा रहते थे। और जो बस उसी डॉक्टर का ही नाम वो याद रहता है। उसका वैसे अब हमको कहानी बताओ पूरा। उसके लड़के का तबीयत खराब होता है जो गरीब रहता है उसमें, उसका नाम नहीं पता है। तो उसके मतलब पास में ये डॉक्टर रहते हैं, उनके पास रात हो गया रहता है, आता है लेकर अपने लड़के को, मतलब साधन उस समय नहीं था। तो जब डॉक्टर को मतलब देखते हैं तो कहते हैं हमारा अभी खेलने का और खाने पीने का टाइम हुआ, हम उसे नहीं देख सकते। उसका मतलब मरने का स्थिति रहता है, नहीं बचा देते तो नहीं देखते हैं, तो मतलब उसे मतलब घर ही चले जाना पड़ता है। तो उसके बाद पता नहीं लड़का मरता है कि बच जाता है। फिर कुछ समय बाद में जो डॉक्टर है उसका लड़का आया रहता है, उसका बर्थडे रहता है, कोई पार्टी रहता है, तो बहुत प्रकार का सांप पाला रहता है। तो अपने दोस्तों को दिखाता है, उसमें जो सबसे जहरीला सांप रहता है वही काट लेता है। तो उसको पकड़ा रहता है, लेकिन हंसी में बात करने के चक्कर में हाथा उसका मतलब ढीला पड़ता है तो उसे काट लेता है। तो फिर डॉक्टर रहता है तो मतलब सांप का इलाज कर नहीं पाता है, तो ढूंढते हैं लोग। तो एक बूढ़ा जो रहता है उसके पास जाता है लेकिन वो इलाज कर देता है। वो इलाज कर देता है। वो कहता है कि आपने मेरे लड़के का इलाज नहीं किया। बाकी ना उसकी प्रेमिका रहती है तो उसको सर्कस दिखाए कि मानो कितना मुझसे सांप अच्छा है, हाँ। तो उस तब सांप उसको काटता है लड़का। दीपदान नहीं है गधा, हाँ। कोई दूसरा कहानी बता रहे हो सब। दीपदान में निकाल दो। अरे गधा दीपदान हम तो तुमको अभी बताएंगे यार बताएंगे। हाँ, आप बताइए। दीपदान में उदय सिंह होते हैं, तो उसमें एक होती है चलो कौन है उदय सिंह रुको, होते हैं। रुको ना। उदय सिंह से बता रहा था, उसमें एक होती है धाई माँ। हाँ याद आया? हाँ आया। तो वो अपने जब आते हैं सब दुश्मन सब, तो जहाँ पर राजकुमार सोए होते हैं वहाँ पर अपने बेटे को सुला देती है। और दुश्मन और मेहमान लोग आते हैं सब, बगल में बहुत मेहमान- गर्मी होता है उन लोग को। मेहमान नहीं होते हैं लोग। हाँ। ऐसे देखो हम कहानी बताते हैं। पकड़िएगा तुमका। क्या है बाकी पानी पानी हो जाए। पानी देखो। पानी एक होते हैं राजा उदय सिंह, उनके होते हैं एक राजकुमार। नाजी अभी तो बता देगी, बस काला नहीं आता है। हम जब पढ़ेंगे हम उसमें नहीं आएगा। हम्म? हम जब पढ़ेंगे उसमें नहीं आएगा। हाँ हिंदी रहता है ना, कंपल्सरी हिंदी कंपल्सरी रहता है। अब ध्यान दो, हम बताया ऐसे साहित्य क्या होता है। अब कोई हल्ला नहीं करे, जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा लिख लो ना सब, लास्ट में क्वेश्चन पूछना सब, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन होगा, अब ध्यान से बस सुनो सब। साहित्य किसे कहते हैं? इसमें समाज का क्या हो हित जुड़ा, उसे क्या कहते हैं साहित्य। लेकिन केवल मात्र ये एक ही उसका थी नहीं कि केवल यही रहेगा तभी साहित्य कहेंगे। उस साहित्य के अंदर एक रमणीयता होनी चाहिए, रमणीयता होनी चाहिए, समझा गया ना। रमणीयता मतलब होता है सौंदर्यता। ये सब नया नया सुनोगे सब हिंदी में। रमणीयता मतलब उसको पढ़ने में तुम्हारा दिमाग भागना नहीं चाहिए। अगर अच्छा लिखेगा ना, तो जब उस कहानी को पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग इधर भागेगा ही नहीं। तुम्हें और जिज्ञासा होगी और आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, अगर अच्छा रचना होगी तो। इसलिए जब कभी भी तुम मुंशी प्रेमचंद का देखोगे रचना पढ़ोगे, तुम डिस्टर्ब नहीं होते होगे, चाहते हो कि लास्ट में क्या होगा हम पर जान जाए तब अच्छा होगा। समझ गया ना। तो पहला क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें समाज का हित जुड़ा होगा। जब उस रचना को तुम पढ़ोगे तुम्हें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। और दूसरा उसमें क्या होगा, रमणीयता होगा। और तीसरा उसमें एक अच्छी वार्ता होगी। अब ये वार्ता क्या होती है? वार्ता
और बातचीत बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें होती है, इतना समझ लो सर। वार्ता सबसे शुद्ध शब्द होता है, बातचीत सब लोग देसी शब्द होता है बातचीत। वार्ता के अंदर आता है बातचीत। देखो तो वार्ता के अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा, बातचीत आ जाएगा, मुहावरा आ जाएगा, लोकोक्ति आ जाएगी, समझ आएगा ना। ये सब वार्ता के अंदर आएगा, बातचीत, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। ऐसे बातचीत में जो भी समय हम बातचीत करते हैं, मुहावरा में जैसे कि थोथा चना बाजेगा ना, ये सब किसके अंदर आता है, वार्ता के अंदर। इसके अंदर कोई रमणीयता नहीं है, समझ आ गया ना। इसलिए तुमको जब कोई कहता हो कि 10 को मुहावरा याद करो तो तुमको बहुत प्रेशर होता है, क्या याद करें, क्योंकि उसके अंदर कोई सौंदर्यता नहीं। लेकिन इसका काम पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर सुंदर नहीं है, लेकिन अगर उसको किसी सुंदर में जोड़ दो तो उसकी सुंदरता क्या होती है, बढ़ जाती है, समझ आ गया ना। तो अगर अब तुम फिर से आओ साहित्य पर। साहित्य में सबसे पहला क्या है, उसमें समाज का जुड़ा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ रमणीयता होनी चाहिए। आप तीसरा उसमें वार्ता हो, और वार्ता के अंदर क्या क्या आता है, बातचीत, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। अब तुम दिमाग आंख बंद करो, सोचो कि आज तक मैं जितना भी पढ़ा हूँ साहित्य, क्या उसमें समाज के जुड़ा है, अवश्य जुड़ा होगा। रमणीयता जुड़ी होगी, अवश्य जुड़ी होगी। वार्ता एकदम जुड़ा होगा, बातचीत, मुहावरा जुड़ा होगा, लोकोक्तियाँ तो जुड़ी हुई होंगी। ये मतलब होता है साहित्य का, समझा गया ना। तब तुम अगर एक चीज़ को अच्छे से इस तरह समझोगे तो तुम्हें बोरिंग नहीं होगी, तुमको और मन करेगा पढ़ने का। अभी मैं तुमको सिर्फ करूँ कहानी, मतलब कहानी क्या होता है, कहानी एक कथा होती है सिंपल, लेकिन उसको हम कहानी और जिस दिन तुमको तोड़ तोड़ पढ़ाएंगे कहोगे वाह अब और पढ़ेंगे हिंदी। जिस साहित्य के बारे में समझ जानते थे सर। अब देखो, अब कहोगे क्या केवल इससे काम नहीं चल सकता है, चल सकता है, लेकिन इसकी सौंदर्यता घट जाएगी, समझा गया ना। इसकी सौंदर्यता घट जाएगी। देखो 2 चीजें होती है, एक होती है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, एक होती है कर्तव्यनिष्ठता। कर्तव्यनिष्ठता यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिविटी। इस सब का समझाने की इंग्लिश लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी का लेक्चर है। देखो वस्तुनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता क्या होती है, ये दोनों चीजें भी साहित्य में होती है। वस्तुनिष्ठता होती है जो निश्चित नहीं होती है। क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ तुम्हारा हाल कैसा है, तो बहुत बढ़िया, निश्चित है। कल तुम्हारा हालत कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, 1 महीना बाद कुछ और होगा। कर्तव्यनिष्ठता ऐसी चीज होती है जो डिफिनिट हो, यानी कि निश्चित होती है, बदलेगा नहीं। कि मैं तुम लड़का हो तो आज भी लड़का हो, कल भी लड़का ही रहोगे, समझा गया ना। तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, कर्तव्यनिष्ठता। तो कभी ना कभी इसका नाम सुनोगे। अब देखो जब तुम पेपर हल करते होगे तब क्या दिया रहता है, सबसे पहला कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जहाँ पर वस्तुनिष्ठ हो वहाँ पर देखना बहुविकल्पी वाला होता है, क्योंकि उसमें विकल्प होता है, वो निश्चित नहीं होता। अगर निश्चित होता विकल्प कहाँ देता, समझ में आई ना। तो एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता। ये चीज़ें जुड़कर किसी भी चीज़ को और सुंदर बना देती हैं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं आज से 20 साल बाद मर जाऊँगा, तो तुम्हें जीवन में कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना, यानी कि तुम क्या हो, एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी कि तुम्हारा कोई निश्चित नहीं कब मरोगे, यानी तुम क्या है, ऑब्जेक्टिविटी हो। और तुम्हारा कुछ चीज़ निश्चित भी है कि नहीं यार 20 साल आते आते मैं एकदम जवान हो जाऊँगा, 40 साल में शादी हो जाएगी, 60 साल में बच्चे हो जाएंगे, 80 साल में बूढ़ा हो जाएगा। तो यानी कि निश्चित है, यानी कि निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, डिफिनिटिव भी है, इंडिफिनिटिव भी है। तब तुम्हारी ज़िंदगी में मज़ा आता है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाए तो मज़ा आएगा, और सब कुछ अनिश्चित हो तब एकदम में नहीं मज़ा आएगा, समझ आया ना। तो साहित्य में भी ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक वस्तुनिष्ठता और एक कर्तव्यनिष्ठता, तभी साहित्य को पढ़ने में मज़ा आता है। अगर मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे मान लो एक कहानी है लाठी नाम की, और मैं तुम्हें बता दूँ एक लाठी होती है, उसका शादी होता है फौजी से, फिर फौजी चला जाता है, उसके घर वाले से बहुत परेशान करते हैं, वो बीमार हो जाती है। फिर जब उसका पति आता है, देखता है बहुत बीमार है, उसका दवाई करने जाता है। जब दवाई करने जाता है तो बहुत बीमार होती है, तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। फिर वो सोचता है दूसरे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन रात में लाठी उठ कर चली जाती है
और वो समझता है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन वो जिंदा रहती है। इसमें देखो कुछ ही निश्चित है, कुछ ही अनिश्चित है। कि अब इसमें अनिश्चित क्या है कि यार पता नहीं जिंदा है कि मर गई, और कुछ निश्चित है कि वो फौजी है कि नहीं है। तो तुम कोई भी लिटरेचर साहित्य उठाओगे, चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का हो, उसमें दो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। क्या? वस्तुनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता। अगर किसी भी साहित्य को पढ़ रहे हो, अगर उसमें वस्तुनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता नहीं, मतलब साहित्य बहुत एक छोटे दिमाग के लेखक ने क्या कर दिया, लिख दिया। और इतना कन्फर्म है जो भी किताब लिखता है वो छोटे दिमाग का नहीं होता है। किताब केवल ऊंचे लोग लिखते हैं, किताब लिखना इतना आसान नहीं होता है। अब कुछ लोग इधर उधर कर लेकर छापते हैं, उसमें मेहनत कोई है? किसी और के विचार को उठा के एक पेज, किसी और का एक पेज, किसी और का एक पेज, लिख दिए श्री गुलदेव पांडे है ना। तो जब पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि नहीं इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हारा खुद का विचार होना चाहिए। अगर तुम्हारा खुद का विचार शुद्ध है तो तुमको लोग पढ़ना चाहेंगे, तुमको लोग सुनना चाहेंगे, तुम्हारे साहित्य को भी सुनना चाहेंगे। ये कुछ जयशंकर प्रसाद इतना खतरनाक रचना लिखते हैं कि अगर कोई पढ़ता है तो उसको पूरा पढ़ना ही है। समझा गया ना? अच्छे से अगर कोई पढ़ा है तुमको एकदम आनंदित हो जाओगे। गद्य जितना अच्छा लिखते हैं उससे खतरनाक पद्य लिखते हैं। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी, यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर क्या पहुँच जाते हैं, कभी लोग पहुँच जाते हैं। जैसे एक पोयम है कि मानो नीलमणि, पोयम नहीं जिसका कहता है कि नीलमणि पर्वत पे कृष्ण की जो नीला लालिमा युक्त प्रकाश दिखाई दे रही है। तब नीलमणि पर्वत कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है, यशोधरा कहाँ है? कुछ महत्व है, कुछ डिफिनिट है, सब क्या है, इनडिफिनिट है। और जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं दिमाग का, उसमें बहुत मज़ा आता है। देखो जब तुम मैच खेलते होगे तो पहली पारी में कितना जोश से खेलते हैं सब, लेकिन जब निश्चित हो जाता है कि ये यार इतना रन मारना है तो देखना दूसरी पारी में लोग बहुत डर के खेलते हैं, खुल कर नहीं खेल पाते हैं सब। आज जब खुल कर नहीं खेलता वो हार जाता है। समझा गया ना? इसीलिए एक संभावना होती है कि जो पहले बैटिंग करता है वो जीत जाते हैं सब, एवरेज लेग चलोगे तो। समझा गया ना? तो कहने का मतलब क्या होता है कि साहित्य में ऑब्जेक्टिविटी भी रहेगी और सब्जेक्टिविटी भी रहेगी, वस्तुनिष्ठता भी रहेगी और कर्तव्यनिष्ठता भी रहेगी। अब जब तुम साहित्य पढ़ना तो दिमाग में उठाना कि हाँ यार कोई भी साहित्य उठाओ तो पहले आँख बंद करो, पहली बात देखो कि इसमें कुछ ना कुछ समाज का हित जुड़ा होगा, इसमें कुछ ना कुछ रमणीयता होगी, सौंदर्यता होगी, इसमें वार्ता होगी, यानी कि बातचीत भी होगा, मुहावरा भी होगा, लोकोक्ति भी होगा, और उसमें वस्तुनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता होगी। अब तब तुम उस चैप्टर को उठाओ, तब तुम एक नए सिरे से पढ़ोगे, तब तुमको मजा आएगा साहित्य को पढ़ने में, चाहे वो गद्य का हो चाहे वो पद्य का हो। बस समझ में आई? कोई भी साहित्य हो। तो ये होता है साहित्य का मतलब। अब इसको हम साहित्य के 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, गद्य, पद्य और चंपू काव्य, यानी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू काव्य। अब ऐसे ही गद्य को भी हम तोड़ कर समझ लें, अगर ऐसे ही हम पद्य को भी तोड़ कर समझ लें, तब सोचो हमारे अंदर कितना जिज्ञासा विकसित होगी, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या तब तुम घड़ी में टाइम देखोगे यार 1 घंटा पढ़ लिया हिंदी, तब तुम्हें टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझा गया ना? अगर तुम इस तरह से किसी भी हिंदी के गद्य हो या चाहे पद्य हो उसको पढ़ते हो। समझा गया ना? जैसे मान लो 10th में हो सब, तो 10th में एक चैप्टर है दीपदान है, सिंपल मान लो, तो उसका ले दे के संक्षिप्त स्टोरी क्या होता है कि एक उदय सिंह होते हैं, उनका एक राजकुमार होते हैं, ठीक, उनके ऊपर दुश्मन हमला करते हैं सब, उनकी एक ढाई माँ होती है जो राजकुमार की सेवा करती हैं, ठीक है, हमला होता है, अब सब लोग मारे जाते हैं, उदय सिंह भी मार दिए जाते हैं, लेकिन बस बचते हैं राजकुमार। अब किसी भी वंश के लिए उसका उत्तराधिकारी सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वंश मिट्टी में जाता, सब लोग अपना अधिकार जमा लेंगे। अब वहाँ पर धाई माँ क्या सोचती हैं कि नहीं यार मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन इस वंश का नाम रहना चाहिए। तो जहाँ पर राजकुमार सोए रहते हैं, राजकुमार को उठा देती हैं और वहीं पर उनका बेटा का नाम चंदन होता है। धाई माँ के बेटे का नाम क्या होता है? चंदन होता है। और जो उदय सिंह के बेटे राजकुमार होते हैं वो सोए रहते हैं, तो उनको उठा दी, कहती जाओ तुम, उसको टोकरी में बैठा कर राज से बाहर निकलवा देती हैं। और जहाँ पर उनका बेटा सोया रहता है, जहाँ पर राजकुमार उदय सिंह का बेटा सोया रहता है, वहाँ पर अपने बेटे को सुला देती हैं और उसको पंखा करने लगती हैं। दुश्मन आते हैं सब,
वो समझते हैं, अब उनको चदरा उड़ा देती हैं। उसे समझते हैं सब कि राणा उदय सिंह मतलब उदय सिंह के बेटे हैं, और उसको तलवार से क्या करते हैं सब, मार देते हैं सब उनके सामने, लेकिन वो खुद कुछ कहती नहीं है। और जब तुम इसको एक एक शब्द पढ़ोगे तब तुमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझा गया ना। ये तो संक्षिप्त उसका स्टोरी था। अब इसमें समाज कहीं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसमें कुछ तुम पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं यार, अगर मैं उस वंश में नौकरी कर रही हूँ तो पैसा वैसा भाड़ में जाए। पहले तो एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट ना। अगर मैं 10-15 साल से सेवा कर रही हूँ तो मेरा भी कुछ मतलब होता है ना ऋण चुकाने का। तो अपना ऋण किस तरह चुकाती हैं, अपने बेटे की बलि देकर चुकाती हैं। तो अभी तक हम उन कहानी को पढ़ रहे हैं, तब कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ ऊंचा उन्होंने हासिल किया, तभी उनके बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों उनको शामिल किया गया होता। तो समाज के जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। रमणीयता तो उसमें कूट कूट के भरी है, पढ़ोगे छोड़ नहीं पाओगे। और वार्ता बातचीत भी है, मुहावरा भी है और लोकोक्तियाँ भी हैं, समझा गया ना। इस तरह से ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को क्या पढ़ने का। ये मेनली किसका था, हिंदी का था। हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, समझा गया ना। अब जब तुम लोग को अगर हम हिंदी पढ़ाएंगे अगर बाद में कभी, तो हम पहले चैप्टर नहीं शुरू कराएंगे। सबसे पहले हिंदी की विधाएँ होती हैं, 16 विधाएँ होती हैं हिंदी की। गद्य होता है, पद्य होता है, उपन्यास होता है, डायरी होता है, रिपोर्टाज होता है, एकांकी होता है, कहानी होता है। जिस दिन हम जिस तरह तुमको साहित्य को बता रहे हैं तोड़ तोड़ कर ना क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो अब तुम गद्य पद्य पढ़ोगे तुमको मजा आएगा, बोर होगे नहीं। वैसे जब तुमको हम कहानी कोई बताना रहेगा तो सबसे पहले कहानी को तोड़ तोड़ कर समझाएंगे कि हाँ यार ये कहानी क्या है, क्यों जरूरी, क्या क्या इसके अंग होते हैं, क्या इसका इतिहास है, क्या भविष्य है इसका, क्या भूतकाल है, कैसे उदय हुआ कहानी का, क्या ज़रूरत पड़ गई, और क्यों कहा जाता है कि भारत अगर आज़ाद हुआ तो उसमें जितना योगदान स्वतंत्रता सेनानियों का था उतना योगदान लेखक और कवियों का भी था, उसको कम नहीं कहा जा सकता। कुछ ना कुछ कारण होगा ना उसके उदय होने का, समझा गया ना। इस तरह से ये सही अप्रोच होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, ताकि सबसे पहले मैं उसके बेसिक चीज़ों को समझ लूँ। आज जिस दिन मैं बेसिक समझ गया उस दिन मुझे पढ़ने में बोरियत नहीं होगी। मैं भी 10 में पढ़ा था, कहाँ मुझे पता था, मैं भी नहीं पढ़ा था 10 में इस तरह। बाद में खुद पढ़ना पड़ा सारी चीज़ों को, कोई टीचर नहीं पढ़ाया, सब कौन टीचर पढ़ाएगा इधर। खुद पढ़ना, खुद पढ़ के सीखा जाता है। और जो चीज़ें तुम खुद पढ़ के सीखोगे और जब वो तुम दूसरे को बताओगे तो तुमको भी मज़ा आएगा, जो सुनेगा उसको भी मज़ा आएगा। किसी से सीख कर सिखाओगे तो मज़ा आएगा, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वही जानता है कि हाँ यार उससे सीखा है। लेकिन जो तुम्हारा खुद का नॉलेज होगा वो तुम किसी को बताओगे ना तो उसको लगेगा हाँ यार कुछ नया है। और सब लोग कुछ नया खोजते हैं, कोई पुराना पसंद नहीं करता, कुछ भी हो। बात समझ में आई। ये होता है हिंदी का पढ़ने का अप्रोच, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। बात समझ में आई। अब तुम कोई भी किताब कोई भी चैप्टर उठाना, अगर वो कहानी होगा सबसे पहले कहानी का इतिहास समझना, कहानी क्या होता है, कहानी क्यों जरूरी होता है पढ़ने के लिए, कहानी के अंग क्या होते हैं, कहानी का क्यों शुरुआत हुई कहानी की। फिर तुम उठाओ कोई एक कहानी और देखो जो जो तुम पढ़े हो उसमें वो चीज़ें हैं कि नहीं है। जैसे मैंने बता दिया गद्य मतलब साहित्य में इतनी चीज़ें होती हैं। अब तुम घर जाना, चाहे कोई चैप्टर उठाना, पढ़ना एक बार अच्छे से, अब उसके बाद देखना कि क्या इसमें समाज का हित जुड़ा है, तो देखोगे पाओगे कि जुड़ा है। क्या उसमें रमणीयता जुड़ी है, तो देखोगे उसमें रमणीयता भी जुड़ी है। जैसे तुम नए मेहमान पढ़ते होगे तो उसमें क्या होता है जब कोई और आता है उसके घर तब उसको उतना मतलब उत्साहित नहीं रहती है, लेकिन जब उसके भैया आते हैं तब उत्साहित हो जाती है, उसका सारा दुख बुलाते, उसमें रमणीयता है कि नहीं है। हम भले ही नहीं कह पाए, लेकिन जब तुम पढ़ोगे उस शब्दों में बहुत सुंदरता होती है, उसका कहने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है। समझा गया ना। जब शुरू में दोनों आते हैं सब नए मेहमान, तब पंखा करते हैं, सब पानी मांगते हैं। सुना होगा कि उसके बेटी का बुखार हुआ रहता है, खटिया पर सोई रहती है, वो अपने पड़ोसी के खटिया पर अपने बच्चे को सुलाना चाहिए लेकिन सुलाने नहीं देती है। तो मैं भले ही दूसरे तरह था, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से लिखे होंगे वो। हाँ समझ में आया ना। और कहोगे आखिर में साहित्य जरूरी क्यों होता है, तो साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। अगर तुमने साहित्य समझ लिया किसी भी देश का तो तुम उस देश के समाज को भी समझ जाओगे। और जिस काल का साहित्य तुम्हें समझना है, उस काल जिस समाज का भी तुम्हें समझना है कि समाज का
कि समाज किस ओर जा रहा है, समाज किस ओर जा रहा है, समाज किस ओर था, समाज किस ओर जाएगा, तुम्हें क्या उठाना पड़ेगा? साहित्य उठाना पड़ेगा। साहित्य उठाकर तुम समझ जाओ कि साहित्य मतलब हम लोग का समाज, जैसे हम लोग इंडिया हो गया, तो तुम आज से 20 साल पहले का साहित्य उठा लो, सारी रचनाएं उसी पर संबंधित है। जैसे तुम साहित्य पढ़ोगे, तुम्हें अगर अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो, तुम्हें उस समय भारत की स्थिति पता चल जाएगी। जैसे रश्मि रथी है ना, रश्मि रथी, तो उसमें देखो बहुत मोटिवेशनल कविताएं हैं, मोटिवेशनल पोएम है। आई रामधारी सिंह दिनकर लिखे कब है? जब भारत में पहली बार अंतरिम सरकार बनी थी। भारत में पहली बार क्या बनी थी? अंतरिम सरकार बनी थी पहली बार। अब पहली बार लोग आज़ादी का मजा लिए, थोड़ा सा, एक चम्मच। लोग इंडिया के लोग आज़ादी का मतलब जानबे नहीं करते, आज़ादी होता क्या। तब अब इनका मतलब लेखक का जिम्मेदारी था कि लोगों को बताना कि आखिर में आज़ादी होती क्या है, और आज़ादी जब पानी होती है तो उसमें क्या क्या रास्ते में आँच आती है, क्या क्या रुकावट आती है, और उसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तब वो लिखते हैं, तब वो इतिहास को उठाते हैं, और इतिहास को उठाकर उस समय के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उठो। तब पोएम लिखते हैं कि वर्षों से वन में घूम घूम। इसका मतलब ये नहीं कि पांडव साल भर जंगल में थे। उनका असली मतलब ये है, जिस समय वो लिखे उस समय क्या है, इंडिया वर्षों से क्या है, गुलाम है। तो वो मतलब है वर्षों से वन में घूम घूम, समझ आ गया ना। तो उसका वो मतलब नहीं, वो भी मतलब है, लेकिन वो पहले देखो कि लिखा कब गया है, उस हिसाब से देखो। उसमें सबसे ज्यादा पढ़ का नाम समझ आ गया ना। वर्षों से वन में घूम घूम, वर्षा बादल को झूम झूम, धूप घाम पानी पत्थर, यानी कि भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पहली बार उससे आज़ादी मिली। तो क्या कह रहे हैं कि अब उसमें आगे आता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। यानी कि लोग को मोटिवेट करे, उठो, आज़ादी मिली है तो उसको गंवाना नहीं है। इस तरह से अगर तुम्हें कोई समझाता है कि जोड़ कर, हाँ यार क्यों लिखा गया, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, और आखिर में क्यों वो उस समय आखिर में रचनाएं क्यों लिखी गई थी। क्योंकि उस समय रामधारी सिंह दिनकर को भारत के लोग को कहना था कि उठो, आज़ादी मिल गई है तो इसको कम से कम एक आज़ादी का सबसे पहले मतलब समझो, आज़ादी का उपयोग करो, आज़ादी वास्तव में क्या होती है उसको समझो। तो जब तुम सारे पोएम पढ़ोगी तो उसमें 50% तो महाभारत का कैरेक्टर है, 50% सीखने वाला चीज़ है। और सीखना किसको था? उस समय के लोगों को सीखना था। और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग भूतकाल का चीज़ पढ़ें, तभी तो भविष्यकाल का समझ पाओगे। बिना भूत को पढ़े भविष्य को समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे। ऐसे मान लो हम तुमको आज एक झापड़ा मार दिए, तो तुमको याद रहेगा कि झापड़ा मारने पर दुख होता है, तो तुम्हें कल मारेगा, जब आएगा झापड़ा मारने तो जानो दुख होगा, तो तुम भी मार दोगे झापड़। भूतकाल से सीखे कि नहीं सीखे? सीखे ना। इसलिए होता है साहित्य, इसलिए साहित्य कंपलसरी है कक्षा 12 तक। आगे भी साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। तुम कोई भी पद उठाओ, जब वो लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, कि बूंदोले हर बोले कि मैंने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस समय जब सुभद्रा कुमारी चौहान थी, एक बात जानते हो सब, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों क्लासमेट थी लोग, समझ आ गया ना। दोनों एक के रूम में रखकर पड़े थे लोग, कभी उनका इतिहास पढ़ना था। दोनों सखी थी सब, समझ आ गया ना, बेस्ट फ्रेंड थे सब। तो महादेवी वर्मा का शादी हुआ था, तो उनके पति कौन थे? रूप नारायण वर्मा। तो रूप नारायण ने उनको छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही पति मानसिकता वाले थे, मतलब औरतों को बाहर निकलने ना देना, पति जैसा व्यवहार करना है, मतलब कुछ इस तरह ही कर देते थे वो, और उनको पसंद था नहीं, समझ आ गया ना। इसीलिए अब उनका जो पति पत्नी का एक जो जीवन होता है वो अच्छे से बीता नहीं। तब देखोगे उनको क्या कहा गया महादेवी वर्मा को, नहीं उनके ससुर, उनके पति भी, समझ आ गया ना। ससुर का ही बताता है, मर गए तो फिर इन्होंने पढ़ा, उनके जब ससुर मरे तो पढ़े। ससुर मर गया, अब ससुर का लक्षण उसके पिता में नहीं है, उसके लड़के में नहीं आएगा। सोचो, उसका जिक्र नहीं किया गया है, उसका जिक्र काहे करेंगे, समझ आ गया ना। लोगों को डीपली समझाना नहीं हुआ ना। तब दोनों लोग लिखती हैं। अब जब उनको पति उनको जब त्यागपत्र देते हैं, तब उनकी रचना, उस समय उनकी रचना पढ़ो तो उनकी रचना में बहुत ही दुख होता है कि मैं नीर भली दुख की बदली, यानी कि मेरे अंदर दुख का बादल फूटा हुआ है। फिर लास्ट में लिखती हैं, लेकिन मैं हारी हुई नहीं हूँ, मेरे अंदर क्षमता है बादलों के ऊपर जाने का। तो शुरुआत में अपना दुख को प्रकट करती हैं,
लेकिन लास्ट में समाज का हित को जोड़ देती हैं। और हमने क्या तो उनके अंदर कूट कूट के भरे आधुनिक मीरा कहा जाता है उन्हें, महादेवी शर्मा को। बातचीत मुहावरा, अब पद में मुहावरा संभव है नहीं, समझा? पद में कैसे तुम मुहावरा डालेगा? पद में तो तुक लय छंद चाहिए ना, समझाया बात को। ये होता है किसी भी चीज़ के अप्रोच पढ़ने का। सबसे पहले तुम किसी भी लेखक की रचना को उठा रहे हो, सबसे पहले उन लेखक को समझो। इसी में जीवन परिचय दिया होता है। जीवन परिचय खाली परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आता है, जीवन परिचय इसलिए दिया आता है। सबसे पहले तुम जीवन परिचय को समझो। और अब तुम बहुत सारे लेखकों के बारे में पढ़े होगे, तो अधिकतम 100 में से 70% लेखक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े होते हैं लोग। तो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आखिर इसके अंदर है क्या था कि सब लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाते थे, कहाँ से जाते थे, आखिर उसका इतिहास क्या था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। अगर तुम उस तरफ पढ़ते तुम्हें खाली जीवन परिचय याद नहीं करना पड़ता। और जीवन परिचय दिया क्यों होता है? ताकि तुम चैप्टर, अब ये भी देखना, सब चैप्टर के बाद नहीं दिया था जीवन परिचय, चैप्टर के पहले दिया होता है। क्यों? कि तुम सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ो और देखो कि वो जो लेखक हैं, वो चाहे कवि हैं, वो उनका जन्म कब हुआ, उस समय भारत की स्थिति क्या थी। पहली बात, इंडिया में पढ़ रहे हो तो इंडिया के ही लेखक होंगे। दूसरी बात, इंडिया के लेखक हों तो किसी न किसी में पैदा हुए होंगे। तो अब तुमको रचनाओं को पढ़ने से पहले तुम ये देखो कि ये पैदा कब हुए थे, 1920 में, 30 में, कब का, और उस समय भारत की क्या स्थिति थी। अब इसके लिए तुम्हें इतिहास भी जानना पड़ेगा, भूगोल भी जानना पड़ेगा, सिविक्स भी जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा तभी जोड़ पाओगे। और जब तुम उसको समझ रहोगे तब तुम कहोगे नहीं यार फालतू में थोड़ा दिया, जन्म जो जीवन परिचय फालतू में थोड़ा दिया होता है। तब तुम्हें पता चलेगा हाँ, जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद है, जैसे मान लो रामधारी सिंह दिनकर है, सपोज रामधारी सिंह दिनकर है, उनका जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का 1937 मरे थे, बहुत मारवाना का 1887। अब 1887 में स्थिति क्या थी देखो, अब देखो यहाँ से, अब 1887 में स्थिति क्या थी? 1887 में भारत जब अंग्रेजों का गुलाम भारत हो गया था पूरा, भारत में भी समाज धीरे धीरे टूटने लगा था। भारत के लोग 1887 यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका है, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। अब आ गया ये पैदा कब हुए हैं? 1887 में संग्राम हो गया, यानी कि अब संग्राम की जो क्रांति की पृष्ठभूमि चारों ओर बन गई है। मोबाइल रखो, उधर रखो, यानी कि अब क्रांति की पृष्ठभूमि पूरे देश में तैयार हो गई, यानी कि क्रांति होगी। तब उनकी रचना देखोगे कहीं ना कहीं क्रांति जरूर जुड़ा होगा। तुम कोई भी रचना पढ़ो, क्रांति का थोड़ा बहुत जिक्र जरूर हुआ होगा। और जब तुम मुंशी प्रेमचंद की रचना पढ़ोगे तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर होता है? जो अंग्रेज सब थे वो सबसे ज़्यादा किसको लूटते थे? भारत के किसानों को, मजदूरों को और युवा लोगों को। तब उनकी रचनाओं में देखोगे तो किसानों का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। एक रचना है, दो रचना जाकर मोबाइल से एक बार देखना सब। पहला है ठाकुर का कुआं। वाला किसका है? उसी मंगल सिंह सुमन वाला का ठाकुर का कुआं। और एक रचना है चमारों की गली। चमारों की गली, ये दोनों रचना पढ़ के समझना सब, रोने लगोगे अगर अच्छे समझ रहे तो। उस समय की भारत की स्थिति कैसी थी सब कविता बता देगी। एक बार अच्छे से पढ़ो ठाकुर का कुआं। पहला क्या, इस दोनों कविता है तो ठाकुर का कुआं और चमारों की गली। जयशंकर प्रसाद लिखे हैं? नहीं, दूसरा कोई अमूल गोंडवी लिखे हैं। बस तुम यूट्यूब डालो ठाकुर का कुआं, मतलब फुल पोयम विथ एक्सप्लेनेशन। अरे उतना जानवे करते हो। हाँ, तब तुम उसका भी सुन लो, फिर अपना एक बार पढ़ो पूरा। मान लो यूट्यूब पर नहीं आ रहा है तो गूगल मंगा लो, गूगल पे आ जाएगा पूरा पोयम, और उसको पढ़ो। जब चमार गली पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कितना दलितों पर अत्याचार अंग्रेज, मतलब हम भारत के लोगों ने किया है, उसी जात के लोगों ने। अंग्रेज आए सब तो दलितों को बहुत सुविधा मिली, ये जान जाओ सब। अंग्रेज आए सब ना, दलितों का थोड़ा नौकरी दिए सब अंग्रेजों ने सब। थोड़ा जाति व्यवस्था बहुत कमज़ोर हुई थी अंग्रेजों को आने से, इसीलिए ना अम्बेडकर जी थोड़ा बहुत अंग्रेजों से बहुत समानता से व्यवहार करते थे, देखना सब। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना तो कोई नहीं गया था, लेकिन अम्बेडकर जी गए थे। कुछ ना कुछ बात होगा ना। गांधी जी भाग आए थे दौड़ के, मतलब छोड़ के भाग आए थे, क्योंकि अम्बेडकर जी कह रहे थे नहीं, दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र मिलना चाहिए
और गांधी जी जानते थे अगर अलग दे दिया तो देश का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो गांधी जी चले आए लेकिन अम्बेडकर जी रुके, क्योंकि भविष्य में भूतकाल में इन्होंने देखा था कि नहीं नहीं अंग्रेजों ने क्या किया है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है दलितों के लिए। जब तुम किसी के लिए अच्छा करो तो तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। साइमन कमीशन का विरोध सभी लोग कर रहे थे लेकिन अम्बेडकर जी नहीं किए थे। ये तो जानता है सब कोई, कुछ ना कुछ बात होगी ना। अरे इनके पापा ये मतलब सबके दिन का जो समाज में इनके जो अम्बेडकर जी के पिता थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे, सूबेदार थे, समझा गया ना। तो ऐसा नहीं है कि पहली बात लूटे सभी तो सही बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि हम लोग बटे हुए थे इसलिए लूटे सब, ये सीखना। तो इंडिया के लोग ये नहीं कहते कि हम लोग बटे हुए थे, इंडिया लोग कहते बहुत लूटे सब, बहुत बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा, सोनी चिड़िया बर्बाद कर दी। समझा गया ना। अभी भी लोग नहीं सुधरे हैं, अभी भी, समझा गया ना। अभी अब तो सब कुछ नियम कानून आ गया, लेकिन अभी भी जनता क्या है, 500 पर बिकने वाली जनता है, 500 रुपये, 500 रुपये, समझा गया ना। 55 रुपये वाला भी काम चल जाता है इंडिया में, तो समझा गया। तो बात समझ में आया क्यों हम पढ़ते हैं गद्य को, क्यों दिया था गद्य पढ़ने का तरीका। तब पढ़ो केवल इसलिए नहीं कि नहीं यार खुद एक नंबर आ जाए। अगर तुम्हारा खुद एक नंबर है तुम्हें बहुत मजा आएगा खाता, लेकिन तुम समझे नहीं रहोगे तो तुम्हें लगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, कुछ मिला नहीं है। बात करना है, बताओ क्या बात हो रहा है। नहीं हम नहीं कुछ बोले। अबे जब से आता तो देख रहा पर ये कंफ्यूज ऐसा कंफ्यूजन हमसे दूर करो सब, समझा गया। लेकिन साल भर पढ़ने नहीं गए, लेकिन कितना बढ़िया बढ़िया चीज सीखे हैं, जो पढ़ा होगा वो पूर्ण नहीं बता पाए। बात समझ में आई, ये चीजें समझ में आई जो बता रहा था, वो समझ में आया। गद्य हिंदी क्यों पढ़ा जाता है, हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए, बात समझ में आया कि हिंदी क्या है, हिंदी क्यों है और हिंदी क्यों पढ़े और कैसे पढ़े, ये बात समझ में आया। कोई भी गद्य हो वो कैसे पढ़े, कोई पद्य हो तो कैसे पढ़े। अब टीचर बुलाएंगे कल समझा टीचर बना देंगे, समझ आ जाएगा। अब समझ में आया बात को। अब समझे क्यों जीवन परिचय दिया होता है, क्यों बक्सा को दिया होता है, ताकि कम से कम नहीं इतना टाइम है तो बक्सा वाला देख लो कब पैदा हुए हैं, समझ आ गया ना। बात समझ में आया। तुम तो उठाते हो, तुम मारते का किताब कहता है कि रुको भैया समझ लो, लेकिन तुम तो मारते हो कि चलो हटो भैया जल्दी। नहीं, खाली दू को चाहिए पूरा 10 के सिलेबस में खाली अभी तो जब जीवन परिचय इंडिया के विद्यार्थी 10-12 के वो जब परीक्षा 1 महीना होता है तब शुरू करते कि नहीं यार जीवन परिचय भी कुछ होता है। अब बहुत सारे स्कूलों में तो गद्य पढ़ाया ही नहीं जाता है। अभी हम जहाँ पढ़ते थे यहाँ पर गद्य पढ़ाया नहीं जाता है, केवल पद्य पढ़ाया जाता है। अब कहोगे तो कहेंगे गद्य तो तुम खुद पढ़ सकते हो, ये तुम खुद जान सकते थे, अपने आप सीख सकते थे, जन्म लग जाता, समझ आ गया ना, जन्म लग जाता। बात समझ में आई। गद्य हो या पद्य हो उसको समझाने वाला चाहिए, बात समझ में आ गया ना। अब तुम कभी भी किताब उठाना इस अप्रोच से पढ़ना गद्य और पद्य को, तुम्हें कभी बोरिंग महसूस नहीं होगा। और दिमाग में ये निकाल देना दिमाग से कि नहीं हमको नंबर चाहिए, दिमाग में ही बैठाओ कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, हम पढ़ रहे हैं नंबर लाने के लिए नहीं। हम नंबर लाए थे लेकिन कुछ मिला नहीं हमको, समझा गया ना। 10 तक लाए थे नंबर ना, 6 से 5 में फर्स्ट है, 6 में फर्स्ट है, 7 में सेकंड है, 8 में भी फर्स्ट, 9 में भी फर्स्ट, 10 में भी फर्स्ट है। क्या मिल गया उसको, कौन था उस समय जब फर्स्ट है, कौन कोई पहचानने वाला है। नाम ना मिला गिलास एक होता है लाइब्रेरी में, 5 गिलास आए थे हम, शिवशक्ति पर नहीं, वहाँ पर कुछ यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन 10 तक हम भी मानते समझ कर बूझ कर नहीं पढ़ते थे। हमारा भी वही अप्रोच, जिस तरह तुम्हारा अप्रोच था वही हमारा अप्रोच था कि भैया खूब ज़्यादा पढ़ रहे। हमारे पापा भी वही कहते थे कि बढ़िया नंबर आएगा तो स्कॉलरशिप मिलता है उससे, समझा गया ना, फ्री में पढ़ाई देने का मौका मिलेगा, समझा गया ना। हम नवोदय तैयारी किए, हम इसलिए नहीं किए थे कि हम पढ़ने में कुछ नया सीखने मिलेगा, हमको ये चीज़ कि जब पास हो जाएंगे तब फ्री में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हमारा हुआ भी नहीं, हमको लग रहा है, समझा गया ना। अगर पास भी हो गया होता तो इतना बुद्धि थोड़ी ना हो जाना, समझा गया ना। उस समय अलग बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, सब गोरखपुर रह गए, सब गोरखपुर गए, हम भी गोरखपुर गए, गोरखपुर गए सब, और यहाँ से रद्द हो गए सब, गोरखपुर जाकर यहाँ से रद्द हो गए सब। शहर में पढ़ाई बढ़िया नहीं होती, पढ़ाई सब जगह होती है, तुम खुद कैसा इंदौर करता है ना, नहीं शहर बनता कहाँ है कि सही नहीं होता था, समझा गया ना। इसी कहते हैं इंडिया के लोग
या तो इधर खूब झुक जाएंगे या तो इधर खूब झुक जाएंगे, बीच में नहीं रह सकते हैं। कहें कि पढ़ना परसेंटेज जरूरी है, कहेंगे एकदम जरूरी है, एकदम में झुक जाएंगे। अगर नहीं समझ जरूरी है तो एकदम में छोड़ देंगे, परीक्षा छोड़ दिए 10 का, पेपर छोड़ दिए 10 का। समझ आ गया ना? एक सीमा होती है जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हाँ इस समय मेरे लिए क्या सही है और क्या, और कितना सही है और कितना गलत है, कितना जरूरी है कितना जरूरी नहीं है। समझा गया ना? अभी मैं बारे में आ गया हूँ तो मैं समझ आ गया कि नहीं ये सही है ये सही नहीं, इतना तक सही इतना तक सही नहीं है। ये होता है अप्रोच पढ़ने का, गद्य हिंदी गद्य साहित्य का और पद्य साहित्य का। समझा गया? इस तरह से अगर इस तरह तुम किसी चीज़ को पढ़ देता तुम दार्शनिक बन सकते हो। ये अप्रोच था दार्शनिक का पढ़ाने का, जब कोई दार्शनिक पढ़ाता है तब। समझा गया ना? तो सोचो अब मज़ा आया होगा, सोचो अब कोई दार्शनिक हो तो जब वो किसी को पढ़ाता होगा तो कितना उन सबको मज़ा आता होगा और कितना वो सब इज्जत करते होंगे सब। इसीलिए ज्यादातर अमेरिकन फिलोसोफर रहते हैं, इसीलिए नाम होता है उन सबका अभी तो। समझा गया ना? इंडिया में कोई है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, नाम नहीं सुने होगा सब आदमी सब, लेकिन बहुत बड़े फिलोसोफर थे वो। मर गए। हाँ मर गए थे। इस इस समय कोई नहीं, इस समय कोई फिलोसोफर बनना चाहता है। IIT नीट यूपीएससी के नाम कोई कुछ नहीं बनना चाहता। आधे लोग यार नीट समझ आ गया ना? अब क्या बताएं, छोड़ो। नीट निकाली है। ये चीज़ समझ में आई, हिंदी क्यों पढ़े। आज से कभी भी हिंदी उठाना सब इस अप्रोच से पढ़ना सब। समझ आ गया ना? किसी भी चीज़ को कुछ भी दिया हो तो उसको पहली बात रटने का दिमाग से हटा दो सब। समझ आ गया ना? आइए आगे बताऊंगा तुमको कि एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, तब तुम्हें समझ आएगा हाँ यार अगर वैसा शिक्षक मुझे मिल जाए तो मुझे पढ़ने में दिक्कत, आधा काम वही कर देगा। शिक्षक बनना कोई फालतू काम नहीं होता है। समझ आ गया ना? यहाँ पर तो शिक्षक लोग मजबूरी में पढ़ाते हैं, और जब काम कोई तुम मजबूरी में कर दो तब तुमको उसमें मज़ा आता नहीं है। और जब किसी काम में तुमको मज़ा नहीं आएगा तो उसमें तुम 1,00,000 साल जन्म ले लो सफल नहीं हो सकते हो। तुम बहुत सारे लोग देखे होगे वो सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ पाकर भी सब कुछ छोड़ दिए, और उनका जो मन किया जिसे उनको मज़ा आ रहा था वो किए, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई तक हासिल किए, क्योंकि उन्हें अपने काम में मज़ा आता था और लोगों को समझते थे। ये यहाँ के टीचर जब कुछ नहीं बचता है तो टीचर बन जाते हैं, और वो बोरिंग में पढ़ाते हैं, मजबूरी में। मैं अभी तक जितने भी टीचर्स पढ़ा हूँ 5-6 टीचर होंगे जो बिना मजबूरी पढ़ाते होंगे, ये सब मजबूरी में पढ़ाते हैं। उन्हें कहा तो 1 महीना सैलरी नहीं मिलेगा स्कूल छोड़ देंगे वो। लेकिन जो वास्तविक टीचर होता है वो सैलरी टीचर नहीं होता, वो जानता है। देखो ज़िंदगी में क्या होता है हम बताया करते हैं, मिटाएंगे नहीं। ज़िंदगी में 2 चीज़ें तुम आगे बढ़ोगे, मैं अभी बता देता हूँ। तुम्हें 2 चीज़ें आकर्षित करेंगी, पहला वासना और दूसरा पैसा। आदमी अगर बर्बाद होता है इसी दोनों चक्कर में बर्बाद होता है, पहला वासना और दूसरा पैसा। समझाएगा ना? वासना मतलब होता है जो एक तरह से समाज को मान्य नहीं है। इस मान लो शादी होता है पति पत्नी के लिए, तो उसे बच्चा होता है तो उसका कर्तव्य क्या है कि बच्चे को सही ज़िंदगी देना, उसका सही पालन पोषण करना। अब पहली बात तो दूसरी बात, पहले बात तुम्हारा शादी हो गया। इंडिया में तो लोग 25 साल में माँ बाप बन जाते हैं। समझ आ गया ना? अब जब तुम अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत बड़ा दार्शनिक कहते हैं कि सबसे पहले खुद माँ बाप को शिक्षित बनना चाहिए, तब बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, तब बच्चे पैदा करना चाहिए। इंडिया में लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, पहली बात खुद शिक्षा लिए नहीं होते हैं, दूसरी बात उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी सही नहीं होती है कि वो बच्चों को आर्थिक शिक्षा सही से दे पाएँ, और बाद में कहते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। आजकल के बच्चे कोई नहीं बिगड़ते। समझ आ गया ना? इस मान लो कोई बच्चा आप कहोगे बहुत खराब लड़का है तो उसमें उसकी गलती है? नहीं, उसके माँ बाप की गलती है। समझ आ गया ना? कोई भी हो अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो किसकी गलती है? उसके माँ बाप की। बहुत सारे बच्चे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बिगड़ जाते हैं। इंडिया के लोग शादी करते हैं काम वासना के लिए। समझ आ गया ना? शिक्षा से ये नहीं सोचते हैं कि अगर भैया शादी हो रहा है, बच्चे होंगे, तो कम से कम एक बच्चा है, कम से कम उसको 5-6 लाख रुपए अगर सही से शिक्षा दिया जाए, एक सही नागरिक बनने के लिए उसको कम से कम उसके पढ़ाई लिखाई 5 लाख रुपया खर्च तो होगा ही। बिना अगर 5 लाख बैंक में पैसा नहीं है तो बच्चा पैदा ना ही कर, ठीक है।
नहीं तो समाज का तो दुर्भाग्य करेगा ही, वो अपने माँ बाप का भी दुर्भाग्य खा देगा। समझ आ गया ना? कोई देखते हो, कोई तुम जाओ किसी का भी बच्चा और देखो, तुम कहो भैया आर्थिक बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए ज़िंदगी भर के लिए पैसे जुटा लिए हो, क्योंकि अब जुटाएंगे, तब वो जाता है हैदराबाद, तब कौन काम कर लेता है और उसी में मजा ढूंढ लेता है। ये होती है एक सच्चे सोच की थी। समझ आता? आदमी कहीं फंसता है, किसमें फंसता है? वासना और पैसा में। ये भी जरूरी है वंश को बनाए रखने के लिए, और ये भी जरूरी है एक सही जिंदगी जीने के लिए। इन्हें कि पूरा घर और बेच दिए कि भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, अब घर घूम रहे हैं, हम सब कुछ त्याग दिए हैं। समझा गया ना? ये होता है किसी चीज़ पर स्ट्रीम पर जाना, बता चुके हैं कि न ज़्यादा इधर जाना, न ज़्यादा उधर जाना है। चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो जब तुमको उस दिन पढ़ा था ना झुन्नू लाल और महानादी में फर्क क्या होता है, उस दिन तुम थी नहीं, उस दिन बहुत अच्छे से बताए थे। आधा बस पढ़ा है, आधा बाकी। आधा किसी और दिन पढ़ाएंगे, आधे दिन उस दिन तुम जरूर आना। कुंदन नहीं आना। झुन्नू लाल और महान लोगों के बीच में अंतर क्या होता है। ये सब जितने भी झुन्नू लाल होते हैं इन दोनों चक्कर में पड़ जाते हैं, छोटा छोटा ही रहेगा। और समय से उनको क्या कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। वासना और पैसा के पीछे। अब वासना भी जरूरी है। वासना पहली बात गलत शब्द है। वासना सही शब्द क्या है? कामना। कामना का एक सही रूप है, एक गलत रूप होता है। समझा गया ना? कामना का एक सही रूप होता है, एक गलत रूप। कामना का सही अर्थ क्या होता है कि नहीं, हम केवल वंश को बनाए रखने के लिए हम कामित होंगे, उसके बाद से अपने शिक्षा पर फोकस करेंगे, अपने दैनिक दिनचर्या पर फोकस करेंगे। अब दिन भर तुम उसी में लगे हो, पहली बात तुम्हारा खुद खराब हो जाओगे, खुद सोचने की क्षमता, तुम किसी को एक घंटा सुन नहीं पाओगे। अगर कोई व्यक्ति कामना से एकदम परिपूर्ण है तो किसी को सुन नहीं सकता एक घंटा आराम से बैठ कर। जिसके अंदर जितना ज़्यादा धैर्य होता है वो उतना कम कामी होता है। ध्यान से देखना सब। अगर देखना कोई किसी बात को बहुत धैर्य से सुन रहा है, बहुत ज़्यादा समझता है, यानी कि उसके अंदर काम भावना उत्पन्न नहीं, बहुत अगर बहुत ज़्यादा हो तब उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बहुत धैर्य होगा उसके अंदर। जब अध्यात्म पढ़ोगे तब वही बताता है कि कोई भी इंसान अगर जिंदगी में फंसता है किससे फंसता है? वासना में। और वासना के चक्कर में पैसा चक्कर में। पैसा आप कहोगे क्या पैसा जरूरी है? बहुत ज़रूरी है पैसा। पैसा उतना ज़रूरी है कि तुम अगर युवा हो तो तुम्हारा अच्छे से खाना पीना मिल जाए, तुम्हारा अच्छे से दिनचर्या चले, एक संतुलित आहार मिले, संतुलित कपड़ा मिले, संतुलित कम से कम आने जाने के लिए एक बढ़िया वाहन रहे, बस इतना ही ज़रूरत होती है पैसे की। तुम बहुत से लोग देखते बहुत पैसा होता है, हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। जितना हम लोग खुश रहते हैं अपने रिश्ते में, उतना वो लोग खुश नहीं रहते अपने रिश्ते में। कुछ ना कहीं तो दिक्कत हुई है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है ना। IPS ऑफिसर ट्रेन के नीचे कट कर मर गया, वो तो अपनी ज़िंदगी में उसको सफलता मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो त्रुटि रह गई ना। कहाँ त्रुटि रह गई? उसकी शिक्षा सही नहीं हो पाई। तुम कोई भी एग्जाम रट के निकाल सकते हो, हम गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी एग्जाम चाहे कितना बड़ा हो, रट कर निकाल सकते हो। अभी एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक लड़का था दिन में 16 घंटा रट्टा मारता था। अब 15 साल का सारे पेपर का सारा आंसर रट लिया था, सारा आंसर 16 साल का। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का है, ठीक है, तुम डालना कभी। 16 साल का साल फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे। अब देखो कोई भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। वो क्या किया था, 16 साल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे क्वेश्चन को हल नहीं किया था, उसको रट लिया था आंसर। इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, और वो IT निकाल भी लिया। लेकिन जब उसका शरीर देखोगे ना, एकदम जैसे लगता ऐसे है ना, सोचने की क्षमता है, मतलब है वो युवा लेकिन लगता है एकदम बूढ़ा। जब 16 घंटा तुम मार रहे हो, एकदम चाँपे रहे हो शरीर को, तो शरीर क्या कहेगा? और उसको तो माँ बाप ने चाँप दिया। अब इंडिया के लोग क्या करते हैं, अब कोटा में बहुत से बच्चे क्या कर सुसाइड कर लिए थे, क्योंकि उन सबसे हो नहीं पा रहा था। तब वहाँ के टीचर क्या किए, सब कहें सब कि बच्चे पंखे में लटक कर पंखे में फांसी लगाते हैं, तो पंखा हम स्प्रिंग लगा देंगे ताकि अगर फांसी लगाए तो पंखा नीचे चलेगा, तो मरेगा नहीं। उसको ये नहीं देख रहे कि आखिर में असल में दिक्कत कहाँ है, उसको दूर किया जाए। यानी कि कल बच्चा अगर जाकर नारी में कूदेगा तो नारी में बात बना देंगे, बच्चा जाकर कहीं मान लो इस कलम कूदेगा तो कलम बंद हो जाएगा। कोई सलूशन है सही तरीके का? तुम वहाँ देखो ना जहाँ सही चीज़, आखिर में दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चे की, समझ आ रहा है ना। आज देखोगे कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया।
आज भारत के बर्बाद होने में वही ज़्यादा लोग निभा रहे हैं, समझा गया ना। और तुम जाओ किसी, अब तुम आवाज़ उठाओगे तुमको दबा देंगे क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य है कोचिंग का। 16,000 करोड़ का साम्राज्य है इंडिया में कोचिंग का, 16,000 करोड़ का, $2 बिलियन का, 2 बिलियन डॉलर, 16,000 करोड़, समझा गया ना। तो अब बात क्या हो रही थी, सही शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में समझे, गद्य साहित्य पद्य साहित्य को पढ़ने का सही अप्रोच क्या होता है। घर जाना आराम से, हिंदी गद्य और पद्य की जितनी विधाएँ होती हैं, 16 विधाएँ होती हैं, 16 को विधाएँ। उसको पहले 11 है, चाहे 11 चाहे 12 चाहे कुछ भी रहे। हम तो जिसमें 12 में जितने हमारा मैथ पढ़ा उस दिन हम जीवन परिचय पढ़ रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ज़िंदगी सही रहेगी ना, बुद्धि रहेगी तो ये सोचो, समझा गया ना। तो एकदम किसी का टेंशन, किसी का परेशान नहीं लेना है। थोड़ा पढ़ना है लेकिन क्या पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, सोच के पढ़ना है। पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में, और वहाँ पर आँख बंद करो तो पिक्चर घूम रहे नहीं। गद्य है तो समाज में हित होगा, वार्ता होगी, ये होगा ये होगा। पिक्चर घूम रहा है नहीं घूम रहा है, तो वैसे जब तुम पढ़ो तुम्हारे अंदर भी पिक्चर चलना चाहिए, ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है। जब उस दिन तुम लोग को पढ़ाए थे जय प्रकरण, सजीव निर्जीव, सब चल के पढ़ाए थे, अभी तक याद होगा कोई नहीं, अभी दे दें तो लिख लोगे शायद, सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने चीज़ों को जोड़ कर पढ़ाया कि हाँ यार ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। तो ये सही अप्रोच है पढ़ने का हिंदी, अभी केवल हिंदी का है। अब अगर तुम्हें कोई अच्छा टीचर मिल जाए बढ़िया स्कूल में जो इस तरह से पढ़ाए तोड़ कर, तब तुम किसी दिन स्कूल में आगा नहीं करोगे, कभी लेट से नहीं जाओगे, क्लास में बदतमीजी नहीं करोगे। क्लास में कोई लड़का बदतमीजी करते हुए पकड़ा नहीं जाएगा। क्लास में बच्चे बदतमीजी क्यों नहीं करते हैं, बस टीचर मौका देते हैं, सिंपल सी बात, टीचर मौका देते हैं और कुछ नहीं। कोई टीचर बन गया, उसको पता नहीं एक बच्चों को मैनेज कैसे करना है, वो कैसे टीचर बन जाएगा। टीचर बनने से पहले 6 महीने का कोर्स होता है, बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है, बच्चे कब किस स्थिति में होते हैं, बच्चे को कब क्या करना चाहिए, नींद आ रहा भाषा ही है, समझा गया ना। पूरा एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है, समझा गया ना। तो जो अच्छा टीचर होगा वो पहले ट्रेनिंग लेगा, बच्चों को पहले समझेगा ही नहीं, पहले जाकर देगा। हमारे क्लास में कोई शोर नहीं करेगा, कोई पानी पीना जाएगा नहीं, समझा गया ना। हमारे आते हैं सबके क्यों लगता है कभी सब 2 मिनट जो कुछ लेना है। अब बाई चांस छुट्टी मांग लिए, हाँ। इतना पानी पी लिए, बच्चे भी और बच्चे नहीं है सब, बैठो, समझा गया ना। अब वाला जिस बच्चे को डांट देंगे उनका सब्जेक्ट पढ़ेगा घंटी, एक हफ्ता नहीं पढ़ेगा। वो लड़के के सामने डांटेंगे सब तो और भी आजकल टीचर कहते हैं बच्चे बदतमीजी बहुत करते हैं, नहीं करते हैं। और टीचर काबिल है तो बच्चे बदतमीजी, बच्चे बहुत इज्जत करते हैं, समझ आ गया ना। लेकिन टीचर कैसा होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। तुम देखो जिसकी इज्जत करते हो बहुत अच्छा तुमको पढ़ाता होगा, समझ आ गया ना। किसी का कोई भी टीचर हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी, और तुम अच्छे से समझ कर बूझ कर पढ़ा रहा है तो तुम उसका इज्जत किसी बिना रह ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर खुश है कि नहीं यार कुछ दे रहे हैं तो इज्जत देने में कहा जाता है, वो तो फ्री का चीज़ है, उसको पैसे थोड़ी दिया जा रहा है, समझ आ गया ना। ये था गद्य मतलब हिंदी का पढ़ने का एक सही अप्रोच। अगर तुम इस तरह हिंदी को पढ़ते हो तुम्हें हिंदी के प्रति एक समझदारी विकसित होगी। अगर तुम हिंदी समझ लिए, तुम भाषण देना समझना चीज़ों को बहुत तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। कहीं भाषण देने में क्या होता है, तुम्हें सुंदर सुंदर शब्दों को खोजना होता है। और जब हिंदी पढ़ो सुंदर सुंदर शब्द मिल ही जाएंगे, समझा गया ना। इसलिए जब देखोगे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो हिंदी के होते हैं, तुम उनके खाली शब्दों को सुनकर ही मोहित हो जाओगे, कहाँ से खोज के लाते हैं, इतना अच्छे से इतना समझ कर पढ़े होते हैं वो लोग कि तुम बिना, अगर तुम बैठ जाओगे सुनने तो तुमको सब कुछ भूल जाएगा। इतना अच्छे से वो शब्दों का चुनाव, बोलने का तरीका, टोन, पिच, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, कब बच्चों को हंसाना है, कब इमोशनल होना है, कब मोटिवेटेड फील करना है, सब बहुत तुम सबका एक्सपीरियंस होता है 10-15 साल का। तब जब तुम सुनते हो तब कहते हो हाँ यार इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, समझा गया ना। ये सिखाती है हमें हिंदी, समझा गया ना। ये इसलिए हिंदी सिलेबस हम लोग का है। बात समझ में आई, ये होती है ज़रूरत हिंदी। अब जब ज़रूरत समझ गए अब पढ़ो घर जाकर, सिंपल सी बात है। और इसके बाद भी नहीं पढ़ते रहो तब समझ तुम बहुत महान आदमी हो, समझा गया ना। अगर इतना समझदारी इतना बताने के बाद अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चले जाओ और वहीं पर राम राम करो, हमारा माला ले लो, बैठो
खरीदे समझ आ गया ना, सारी व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा दोनों में कुछ पढ़ेंगे यही सब लाइक ना मतलब हाँ। लाइक समझा गया ना? क्या है गद्य अगर मान लो पद्य पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तुम पद्य में देखो शब्दार्थ दिया होता है, सबसे पहले क्या करो तुम शब्दार्थ को एक बार याद मतलब देख लो कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे पद्य में पढ़ोगे तो कुछ शब्दों के अर्थ बहुत क्लिष्ट होते हैं, पहले अर्थ को एक बार देख लो तब उठाओ पद्य को। और जब भी किसी टीचर से पढ़ना, जब भी कहेगा ये आएगा या नहीं आएगा उसके ध्यान उसके बाद ध्यान नहीं देना है। अरे भैया आएगा चाहे नहीं जाएगा तुम पढ़ाओ, पढ़ाने से मतलब है। हम देखते हैं टीचर को कुछ भी पढ़ाते हैं तो कहते हैं पहले बताइए आएगा ही नहीं आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद बता देते हैं कि ये आएगा ही नहीं आएगा। जब खुद बता दे रहे हो तो बच्चे आपको कह रहे हो कि ये आता होता नहीं लेकिन तब भी पढ़ा रहे हैं तो भाई पढ़ा कह रहे हो, छोड़ दो। वो कहेंगे नहीं आता है लेकिन तब भी पढ़ाएंगे तो बच्चा कोई पढ़ेगा क्या सोचेगा कि आ ही नहीं तो पढ़ने से फायदा क्या। अब वही कहते कि नहीं पढ़ो पढ़ने के लिए, इसमें भी तो किसी न किसी चीज़ जुड़ा होगा ना। अब हम तो बिना इसको बताए सीधे पढ़ा देते दूसरा पार्ट, तो क्या समझते तुम इसके बारे में। कुछ पिक्चर बनता और इससे हम भी पढ़ाते कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म दुबे के छपरा नाम जिले में हुआ था। समझ आई। इसमें अब हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में कोई भी दिक्कत हो तो पूछो सर। अब खत्म हो गया इसका। अब हिंदी पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन हो तब पूछो हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से। यही अप्रोच है, इतना समझ लो सब। इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है, यही अप्रोच है। 16 विधाएं क्यों दिया जाता है? जब हिंदी का बुक निकालोगी ना तो शुरू में दिया होगा, अगर अच्छा यूट्यूब पे नहीं मिल जाएगा 16 विधाएं। 16 विधाएं डालोगे मिल जाएगा। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे देखो मान लो गद्य है, गद्य हो गया पद्य हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक कहानी है, कथा है, पद्य है। अब मान लो इसको सारे को हम एक ही मिला दें तो वो खिचड़ी बन जाएगा। और खिचड़ी केवल कबीरदास जी को समझ में आता है और किसी समझ में आता नहीं है, समझ आ गया ना। तो सारी चीज़ों को अलग कर दिया गया है कि नहीं यार कहानी है तो कहानी को अलग कर दो ताकि कोई पढ़े तो समझ हाँ ये कहानी है। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग चीज़ें थी उसको कितने भागों में बांटा गया, 16 भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे ट्रेंडिंग में क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास आता है। उपन्यास वही पढ़ता है जिसके अंदर बहुत धैर्य होता है, समझा ना। उपन्यास लिखने में कवियों को 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं। असल तो हाँ उपन्यास का चैप्टर थोड़ी ना होता है। तुम गोदान सुने होगे, हम मंगाने वाले हैं गोदान, उपन्यास मंगाने वाले हैं, पढ़ना सब किसी दिन। बहुत मोटा किताब है वो गोदान। तो आज प्रेमचंद के नाम कितना क्यों है, बहुत उपन्यास लिखे, उपन्यास सम्राट कहा जाता है उन्हें, समझ आ गया ना। तो पहली बात दिमाग घुसा लेना सब कि पहली बात जब भी पढ़ेंगे रट के नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात एग्जाम में आएगा नहीं आएगा इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात पढ़ेंगे पढ़ने के लिए और समझने के लिए और एक सोच विकसित करने के लिए। आज जिस दिन तुम्हारी ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये समझे रहो तो नंबर नहीं आएगा, तुम खुद बताओ, समझ आएगा ना। मैं से मान लो हमको नहीं बताया गया, हो सके हमारा 10 में नंबर कम हो जाए, चाहे हो सके 12 में ही कम हो जाए, क्योंकि हमको कोई बताना नहीं था, हम बता दिए तुम्हारा ना। तो अन्ना आए तो भी कोई बात नहीं, समझ रहोगे तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही, समझ आ गया ना। नंबर आए चाहे ना उसके टेंशन छोड़ दो सब। आज जो कह रहा है मान लो माता पिता को उतना पता नहीं, माता पिता क्या जानेंगे साहित्य में ये भाग होता है इस तरह कहा जाता है। तो देखो माता पिता देखो कभी ध्यान सोचना सब कि माता पिता परसेंटेज क्यों चाहते हैं, ताकि परसेंटेज आए तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नौकरी लग जाए, मेरा बेटा सेटल हो जाए ताकि उसका ज़िंदगी सुधर जाए। बस उनका मेन मतलब होता है ज़िंदगी सुधर जाए। और तुम अगर कहें कि तुम्हारा 0% हो और तुमको 30,000 रुपया नौकरी मिल रहा है ना, तब कहेंगे ठीक है वही कर लो, तब परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। तब उनके परसेंटेज का मतलब यही कहने का होता है कि तुम बस अच्छे रहो और तुम्हारा ज़िंदगी सेटल हो जाए। उनके पीछे नहीं होता कि तुम पढ़ो नहीं, तुम ये मत करो नहीं, बस वही चाहते हैं ज़िंदगी क्या हो जाए, बन जाए। उनके पीछे कोई नहीं होता कि गलत करते हैं, वो अनजाने में गलत करते हैं, क्योंकि उन लोग को ये पता नहीं है कि आखिर में पढ़ाई होती है पढ़ने के लिए, पढ़ाई रटने के लिए। तुम समझते हो ना, समझो कुछ बात अगर हो सके समझा दो, नहीं हो सके चुपचाप। तुम समझ रहे हो ना। अब जो नहीं समझेगा उसको समझा करोगे क्या, वो तुमको बहुत मारने लगेगा, सुना क्या ना। पता था झुन्नू लाल वाला कहानी, बहुत मारता झुन्नू लाल को। अभी आता था ना, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो देखना एक समय आता है झुन्नू लाल को जेल में डाल देते हैं सब,
और उसका 2 टन कापी जला देते हैं सर। नहीं तो हम को अरे पढ़ाएंगे तो उस दिन सबको बुलाएंगे झुन्नू लाल का वाला, समझ आ गया ना? समझ आ, उनका किताब तनी महंगा है, 1000 किताब है उनका, जो लिखे उनका किताब 1000 रुपये का। अच्छा का नाम होता उनका लिखे हैं रुके विलियम राइक डालो से, विलियम राइक लिख लो सबका, जाकर कभी यूट्यूब पर मांगा देखना सब विलियम राइक के बारे में, और हिंदी में समझना सब कभी। यूट्यूब पर ही बताते, ये सब नहीं बताएंगे सब। यूट्यूब पर जानते हैं सब कि 80% बच्चों को चाहिए परसेंटेज, इसलिए वो परसेंटेज सही के अपन देख के स्लाइड लाएंगे सबकी। पहले क्वेश्चन आते हैं, आप नहीं देंगे सब कितने कितने समय पूछा हुआ है, तो बच्चे कहेंगे हाँ यार पहले रोक, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पढ़ो नहीं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आ गया ना? ये होती है विद्यार्थी की। तब कोई भी टीचर विद्यार्थी को ही देख कर पढ़ाएगा। विद्यार्थी लेकिन लेकिन ये भी ध्यान रखो, वो चाहे टीचर हो गया चाहे स्टूडेंट हो गया, उसे भी तो समय के साथ लोग भुला देंगे ना। कहाँ समझ आ गया ना? मैंने क्या कहने को समझ रहे हो सब ना? इसमें कोई टीचर है वो कह रहा है कि हाँ परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, तो क्या वो टीचर अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हासिल किया? तुम अगर खोजते हो तो 12 के बाद कहाँ गया तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। क्या किया कुछ पता है? नहीं पता। हम भी 10 जिससे पढ़े थे हिंदी, वो परसेंटेज के लिए पढ़ाया था, हमको पता, लेकिन हम उसको नहीं याद है क्योंकि पता है कि कुछ अच्छा नहीं था, एक समय के लिए था, समय के साथ बीत गया। समझ आ गया ना? लेकिन हमारे टीचर थे मनतार सर, वो हम लोग को SST पढ़ाते थे। अब देखो मैं कोई विषय पढ़ाता हूँ लेकिन SST तुम लोग बहुत ज़्यादा समझ में था, SST से पढ़ाते होंगे तो SST हमको वही शुरू में ऐसा पढ़ाया था, जिस तरह हम पढ़ाते हैं वैसे वही पढ़ाते हैं 10 में। हाँ 9-10 में हम उन्हीं से पढ़े, 10 में 9-10 में हम शाम को इस समय कोचिंग निकलते थे दूसरे राजकुमार से, जब रात था तब कोचिंग हम जाते थे हम लोग, और रात में 9 बजे आते थे। तो क्योंकि पहले देखो सुबह के बैच में टाइम कम रहता है टीचर के पास, और शाम के बैच हम जाते थे एकदम संभालते पढ़ते थे। समझा गया ना? अब खूब अच्छे पढ़ाते थे, खूब कितना अच्छे। बच्चे पढ़ते थे राजपुर? 7-8 लोग, 5-6 लड़की थी सब बुधवार की, हम 4-5 लड़के थे। हम केवल बेरोनियस हम थे, और बनगढ़ अभिषेक था, करम था, ठीक है ना? वही एक बिंदु था जहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे पढ़ाई मतलब समझ में आना शुरू हुआ। उस समय मुझे SST अच्छे से समझ में आता था, समझ आएगा ना? इसलिए SST मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, SST तुम लोग को ज़्यादा अच्छा मन करता होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि SST ज़्यादा टाइम दी है, सिंपल सी बात है। नहीं बच्चों पढ़ा देते हैं। समझ आ गया ना? तो ये होता है किसी टीचर का महत्व। तब भी जब कभी मैं देखता हूँ तो बिना पैर छुए तो मानना ही नहीं है, क्योंकि पता है कि नहीं यार कुछ अच्छा दे कर गए हैं। समझ आ गया ना? चाहे कुछ भी हो, पढ़ाए तो वही पढ़ाए, अच्छा टीचर होगा तो तुमको पढ़ाएगा, भले वो खुद अपने ज़िंदगी में ना आगे जा पाए, लेकिन वो अच्छा टीचर है, तुम्हें सारी प्लस भी समझाएगा माइनस भी समझाएगा। ना समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो सब, हिंदी गद्य साहित्य और परे साहित्य में जाके पढ़ना सब। फिर अगर मान लो कोई दिक्कत आती है तो फिर आकर पूछ लेना सब। लेकिन जितना होमवर्क बोले हैं उतना होमवर्क कर लेना सब, तब उसका फायदा होगा। होमवर्क नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। जो भी हम कोनो कुछ भी मतलब 9 में कोनो उठा के ऊपर लेंगे 10 में अगर 10 का पढ़ के देखो एक बार, व्यवस्था नहीं है भाई। 9 का एक बार पढ़ो, तुम कोई भी हो 12-10 में अगर कभी 9 का पूरे अच्छे से समझ कर नहीं पढ़े होगे तुम, 9 का भी 6 का नहीं पढ़े होगे तो कुछ याद है 6 का कुछ नहीं याद, क्योंकि समझे ही नहीं, समझ कर पढ़े ही नहीं। हाँ याद है हमको, 9 का पद के साथ। पद के साथ ही क्या है? पद के साथ महादेवी वर्मा का है कविता है, उसमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही होती है कि पद के साथी, यानी अगर साथी अच्छा हो ना बहुत मारो रास्ता दिखाई। वो बिल्कुल नहीं है वो। 9 में भाई भाई केवल एक रचना है। इसके अंदर थोड़ा राजनेता वाला गुण दिखता है, इसके अंदर बहुत खतरनाक जोड़ कर बताता है। आने वाला बकरी का विधायक है। समझ आ गया ना? बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या था? ये था हिंदी का पढ़ने का तरीका। अभी भी कभी कभी अगर टाइम मिलेगा तुमको और गहराई से हिंदी को समझाएगा, तुमको और गहराई, जिस तरह साहित्य समझाया ना वैसी कहानी को भी, एकांकी को भी, उपन्यास को भी तोड़ तोड़ के एकदम तोड़ के आज पूरा टूट गया, समझ लो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तब कभी नहीं भूलेगा। तो समझ जाओगे, इसको समझ गया ना गद्य साहित्य को, तो इसको भी समझ में आ जाएगा। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछा जाए। रमणीयता का मतलब सुंदरता। रमणीय मतलब सुंदरता। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ
कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें बहुत कम फील होगा, लेकिन मैं कहूँ तुम बहुत खूबसूरत हो तो कुछ अलग फील होगा, है कि नहीं है? शब्दों का है उसे कहते हैं सौंदर्यता वाक्यों की। जैसे अब मैं कहूँ कि तुम मेरे घर आए बहुत अच्छा हुआ, कि आप हमारे घर पधारे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इसमें कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ये होता है हिंदी पढ़ने के बाद। किसी अगर कोई बात बोले तो उसके शब्दों को देखो, शब्दों के चुनाव को, शब्द प्रयोग क्या कर रहा है, उससे जानो कि हिंदी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। समझ आ गया ना? पहले तुम देखो दोहा में क्या कर रहे हो। बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल है? मैं तो बात कर रहा चौपाई में छोड़ो। चौपाई में 4000 मात्राएं होती है इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं, इसमें का- हो जाएगा? समझ आएगा ना हिंदी कैसे पढ़ा जाएगा? ऐसे किस दिन हम जैसे देखो सर, जैसे हिंदी का होता है ना, ये काल वो काल, ये काल वो काल, मतलब कौन सा होगा, 4 काल होता है ना। वैसे जिस दिन तुम लोग को एक दिन इंग्लिश का लेक्चर लेंगे 2-3 घंटा का, उस दिन तुमको इंग्लिश का इतिहास पढ़ाएंगे और बहुत मजा आएगा। लेकिन आप हिंदी इंग्लिश इतना दिन से पढ़ रहे हो सर, लेकिन ये नहीं जानते हो सब अल्लाह बता दीजिए कि इंग्लिश का भी काल होता है। 4, इसमें 4 होगा, उसमें 12 काल है। लेकिन हम इस तरह पढ़ाएंगे तुम लोग को बोरिंग महसूस नहीं होगा। बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये काल दूसरा हो गया। हमें बहुत मार मारेंगे, ग्रामर का काल है। कहाँ जा अरे बाबा जैसे हिंदी ग्रामर दोबारा से छंद होता है ना, वैसे उसमें काल होता है इंग्लिश में। पढ़ाई हुआ था हिंदी लिटरेचर में ये होता है भक्ति काल, मतलब रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, कालिदास के नाम से ही है, वहाँ के राजा के नाम से ही। मतलब जिस दिन तुम इंग्लिश लिटरेचर समझ जाओगे ना, जिस दिन तुम अंग्रेजी साहित्य का इतिहास समझ जाओगे, उस दिन तुम ये भी समझ अंग्रेजी ना होशियार कैसे थे सब। समझा गया ना? तो कभी आखिर में कभी तुम लोग को सवाल नहीं उठता, अरे भैया कि सब क्या था उस सब के अंदर, कि उन सबका इतना बड़ा साम्राज्य था, कभी सूरज डूब नहीं करता था। ठंडी पड़ता कुछ तो बात होगी, ठंडी पड़ता था। सही में नहीं कदा किसी की बात को सही मान लो है। नहीं यार, ठंडी पड़ता है, घर रहते हैं सब, ज्यादा सोचेंगे तो तब पड़ेगा मतलब। समझ आ गया ना? वैसे इंग्लिश साहित्य तुमको पढ़ाएंगे तब तुमको, जिस तरह आप समझ गए ना, अब तुम जब हिंदी साहित्य उठाओगे तब तुमको मजा आएगा पढ़ने में कि हाँ यार ये था। आज जिस दिन तुम इंग्लिश पढ़ा देंगे, इंग्लिश का इतिहास पढ़ा देंगे, इंग्लिश को तोड़ तोड़ के समझा देंगे, उस दिन तुम इंग्लिश में ही पढ़ने में मजा आएगा। मजा नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ने में भी क्या नहीं लगेगा मजा आना, चाहे प्रोज हो गया, चाहे पोइट्री हो गया, चाहे सप्लीमेंट्री हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। लेकिन अभी तुम लोग को क्या लगता है कि बस एक चैप्टर था है, लास्ट चाइल्ड है, बच्चा खो गया, बस इतना ही है, बच्चा खो गया ना। पोइट्री पढ़ते हो गए तो डस्ट ऑफ स्नो, कौवा होता है, वो एक पेड़ पर बैठता है, धतूरे के पेड़ पर बैठता है, के ऊपर मतलब यही ना। और क्या, और इसका नाम कुछ सोचे, एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर ऑफ टोटो था। शेयरिंग केयरिंग पढ़े हो गए 10 में, भालू हाथी कहानी। एनिमल वाला भी पढ़े। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है पढ़ने का इंग्लिश लिटरेचर। समझ आ गया ना? तो किस दिन 2-3 घंटे एकदम खतरनाक टाइम लेंगे, खतरनाक अच्छा टाइम लेंगे, उस दिन तुमको पूरा इंग्लिश इतिहास समझाएंगे और बहुत मजा आएगा। अभी से बाकी है ना जो हिंदी वाला, अभी इससे बहुत बाकी है, ये तो समझ लो एक चिम्मच है, बस एक चिम्मच है। समझ आ गया ना? जिस दिन पूरा थाई ले लोगे सब, उस दिन हिंदी से प्यार हो जाएगा। समझ आएगा? सिंपल सी बात, समझ आएगा ना? इससे कोई सवाल है? अभी तुमको बताना है शिक्षा का मतलब, तब तुम लोग कैसे समझ में आएगा। ये समझ में आ गया? इसमें कोई प्रश्न हो तो बोला जाए। इसको भूलना नहीं है, घर पे जाकर होमवर्क करना है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे ना, होमवर्क, तो तुम्हें वैसे ही तुम सारी गंदी आदतें, सारे बुरे चीज़ वैसे ही छोड़ दोगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। 2 घंटे पढ़ाया, कम से कम 2 घंटे होमवर्क करोगे, तब तुमको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। समझ आ गया ना? तो तुम वैसे उस सब चीज़ों को छोड़ देंगे, कहोगे कब, तब तुम्हारे दोस्त कहेंगे तुम यार बदल गए हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नया नहीं है तुम्हारा। पढ़ना पड़ता है ट्यूशन पढ़ने के लिए बस तुम्हारा जमीन हो, स्कूल वाला तुम हो, प्रिंसिपल। हाँ, फिलोसफर। अच्छा, फिलोसफर। वही तो कहें, किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें डीपली सोचना पड़ता है।
समझा गया ना? मतलब- उसके लिए कोई जॉब नहीं निकलता है, ठीक है ना? वैसा है। तुम्हारा विचार कैसे लोग मान लेंगे कि हम फिलोसफर हैं? हाँ, अगर तुम्हारे विचार से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो समझो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दार्शनिक गुण आ रहा है। और जब तक तुम जियो तब तक अगर तुम चाहते हो दार्शनिक बनना तो ये बैठा रहो, जब तक तुम जियोगे तब तुम्हारा इज्जत नहीं होगा। जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारा बहुत इज्जत होगा, लोग भगवान मान लेंगे। तो इज्जत की चिंता छोड़नी पड़ती है। पहली बात तो कोई भी क्षेत्र हो, इज्जत की चिंता छोड़नी पड़ती है। कोई भी कुछ खतरनाक करता है उसको समाज बहुत हंसी उड़ाए होते हैं लोग, समाज के लोग। क्योंकि जरूर जानते हो ना कि समाज के लोग ही थे जो इसको क्या कर डांटते थे कि यार तुम बदल गए हो, तुम बहुत विजनरी हो गए, ये देखिए तारा सा बता दे रहे उस दिन। ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ भी, अगर तुम कुछ अलग, अगर तुम्हें कुछ कोई कह नहीं रहा है मतलब तुम कुछ खास कर भी नहीं रहे हो, समझा गया ना? अगर तुम काम में बैठे हो, अगर तुम्हें कुछ कोई कह नहीं रहा है मतलब तुम कुछ खास कर नहीं रहे हो अपने अंदर, तुम कुछ नया डेवलप नहीं कर रहे हो। बात समझ में आया ना? जैसे हम जब कभी आते जाते हैं, जैसे हम किताब मंगाते हैं तो गाँव के जब लोग देखते हैं तो कहते हैं क्या करते हो तुमने किताब, कहते हैं कि एक लड़की उसको दे देते हैं सब किताब। समझा गया ना? अब कोई कौन को समझाया जाए जो इतना नहीं समझता है किताब पढ़ने के लिए आता है, और जानते हैं किताब पढ़ने के लिए, लेकिन तब भी पूछेंगे क्योंकि परेशान करना होता है ना। इसमें लोग पूछे तुम कुछ कहे तो भी कुछ कहे, तुम भी कुछ कहे, ऐसे कहने में रिश्ता बन गया। और रिश्ता में टाइम बर्बाद होता ही है, टाइम पास ही कराते हैं। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी रहता है। समझा गया ना? तो जब तक दिमाग में बैठा लो सब कुछ भी अच्छा करो सब, तो समाज में थोड़ा विरोध होगा। समझा गया ना? अभी जब मैं किसी टीचर से मिलता हूँ तो मैं अध्यात्मिक बातें करता हूँ, चाहे इस तरह से पढ़ाने के बारे में बात करता हूँ तो उनका चेहरा का रंग बदल जाता है। बात आ रहा है जब हम वहाँ पर 12 का प्री बोर्ड हम लोग का प्रैक्टिकल हो रहा था तो हम सर से पूछे कि सर जी कितना किताब पढ़े हैं अभी तक सिलेबस का, तो वो बता दूँ लोग, तो कहे कि मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा हूँ। तो हम उसको लगा हाँ यार पढ़े होंगे, तब कहें। तो मैं उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पंचशील था क्यों था? ताकि कुछ नहीं, तभी सिलेबस देखो। बस इतना ही था। तब पूछे सर आपका आइडियल कौन है? तो हम खुद हैं अपना आइडियल, आई एम माई सेल्फ। ना? और उसके बाद अपना दुख सुनाने लगा कि मैं ये किया, मैं वो किया, मेरे घर वाले भगा दिए। अरे भैया किससे घर वाले छोड़ते हैं? सबके घर वाले विरोध करते हैं, सबके घर वाले भगाते हैं। तो अगर पढ़ने से तुमको हिम्मत नहीं मिल रही है, पढ़ने से तुमको शिक्षा नहीं मिल रही है, पढ़ने से तुमको ये नहीं हो रहा है कि ये सही है गलत है, पढ़ने से तुम्हारे अंदर विरोध की भावना नहीं आ रही है, तो समझ लो पढ़ाई किसी काम का नहीं है। अगर तुम इस तरह पढ़ते हो हिंदी इंग्लिश या कुछ भी, तुम्हारे अंदर हिम्मत वैसे ही आ जाएगी। इतना मैं लिख कर देता हूँ, तुम्हें किस करना है उठो तुम भी कुछ बोलो, तुम खुद खड़ा होकर बोलोगे कहीं भी किसी के सामने, कोई भी हो। समझ अगर हम लोग का हो रहा था स्काउट का, हम तो पूछ लिए उनसे, बुधवार थाना इंचार्ज थे, हम तो पूछ लिए कि कैसे चलता है, तो पूरा बताया। पूछोगे तो उनसे आदमी बताएगा नहीं, और जब तुम पूछोगे ही नहीं। जैसे आए थे, जैसे थाना इंचार्ज आए थे, सबको हाथ मिलाना था। हम अपने टोली के क्या थे, कप्तान थे, हमारे टोली का नाम था गुलाब टोली। तो हमसे पूछे कि गुलाब क्या दर्शाता है, तो हम कहे गुलाब कांटों में रखकर सुगंध देता है, इसलिए हमको भी वैसा ही बनना चाहिए। वेरी गुड, हाथ मिलाए। उनसे पूछे कि ये सब प्रक्रियाएँ कैसे चलती हैं, मतलब आप लोग के बारे में इतना जनता की गलत राय होती है, पुलिस वाले बहुत बुरे होते, तो समझाएं कि देखो बेटा, जितना लोग कहते हैं हम लोग बुरे होते नहीं, लेकिन हम लोग को इतना दबाव होता है कि हम लोग को बुरा बनना पड़ता है। और सोचो कोई पुलिस वाला है, उसको पास 24 घंटे चोरी हो जाते हैं, सब चोर मवाली सब जाते हैं सब, तो सोचो उसका दिमाग उधर उससे नहीं हो जाएगा, वो तुमसे आप करके बतियाएगा। लेकिन अगर तुम इज्जत देते हो तुमको इज्जत देगा वो भी, वो बताए, सिंपल सी बात है। समझ आया ना? और तुम्हारे अंदर वास्तविक शिक्षा है, तुम्हारे अंदर हिम्मत कोई डालना नहीं पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं तुम्हें किन्हें का बेटा क्वेश्चन पूछे, तुम खुद क्वेश्चन पूछोगे। और तुम 10,000 लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो, क्लास में क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं रखते हो, टीचर की बातों का विरोध नहीं करते हो, निकाल, तब क्या शिक्षा है तुम्हारा? समझ लो तुम्हारे दिमाग में कुछ 100-200 निकाल दो, निकालना है तो नहीं, बहुत गरम हो गया है। कई तरह पहले अलती बदला बड़ी सब गला। अरे बैठा ही नहीं बन रहा है ना। चलो वैसे आगे पीछे क्या कर रहे हो?
देख रहा कितना मतलब ये रहता है। कहाँ सुनेंगे? ये समझ में आया? हम्म? अब कोई क्वेश्चन हो? अब हम जो शुरू हुआ था शिक्षा, इसमें थोड़ा डीपली जाते हैं, ठीक है ना? तो अब अभी तक हिंदी का पढ़ लिए सब ना? तो आज कब तारीख है? 16 तारीख है। तो 17, 18 को इंग्लिश का ही बता देंगे तुम लोग। 18 तारीख को हमको याद दिलाना सब। 18 तारीख को 18 तारीख को सब लोग आना सब, ठीक है ना? बढ़िया। कम से कम इंग्लिश जान जाओ। अभी तुम लोग 10 में हो, 11, 12, 2 साल पढ़ना ही है। सबसे पहले समझ लो आखिर में, जैसे हिंदी समझ गए सब ना, क्यों, क्या, कैसे, किस तरह, तो इसी बार इंग्लिश समझ जाओ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बोर होते हो सब, हमको पता है। क्योंकि हम खुद जब क्लास में पढ़ते थे, जब पीछे देखते थे कि सब सो गए, हमें बस जागे, तो कुछ अजीब लगता था। हिस्ट्री में क्या देखते और टीचर भी देखते हैं तो कुछ नहीं कहते, वही से पढ़ा जाते हैं। और टीचर कहते हैं लोग कि जिसको सोना है सो जाए, हाँ। मत करे। हाँ, ये सही कह रहा है हम लोग की टीचर की, कि बदतमीजी नहीं करो, सोना है तो सो जाओ, लेकिन शोर नहीं करो। लेकिन लड़का सब सोते हैं, अब हम सोएंगे तो देखेंगे तो कहीं लगा इसी नहीं पढ़ना था और नहीं सोते। हाँ, और लड़के सब क्या करें, सब तो बात करते हैं सब, तो लगता है डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ महान मुद्दे पर, लेकिन डिस्कशन क्या होती है सबको पता होता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये था पूरा मतलब। इसको लिख लो सब, कुछ लिखना हो तो अब तब शिक्षा के थोड़ा हम और समझते हैं कि आखिर में शिक्षा और शिक्षक में संबंध क्या होता है। इतना ध्यान, इतना एक बात दिमाग में उठा लेना सब, कोई भी अच्छा काम करोगे तो उसमें समय लगेगा कम से कम 3-4 साल, और जब उसका 3-4 साल रिजल्ट नहीं आता है, दिमाग में बैठा लो सब, जब आता है तो एकदम सब जोड़ जाड़ के आता है एक बार, कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ, समझा गया ना? तो कोई भी काम करना है सब, चाहे पढ़ना है सब, एक हफ्ता तुम कर दिमाग बहुत प्रेशर पड़ेगा तो परेशान नहीं होना है। लेकिन जब 4-5 महीने तुम ऐसे पढ़ लिए तो आने वाले 4-5 साल तुमको पढ़ना ही है, और समझ के पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ना ज़िंदगी भर चाहिए, क्योंकि सीखना तो ज़िंदगी भर होता है, लेकिन 4-5 दिन कंपलसरी पढ़ना है, उसके अलावा कोई काम है नहीं। तो तुम्हारा 4-5 साल है वो सुकून से पढ़ लोगे, सुकून से, चाहे 12 का पेपर हो, चाहे BA का पेपर हो, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं दे पाएगा, जाओ चलो जाने हो जाएगा। ये भी परेशान नहीं रहोगे तो, समाज से परेशान नहीं होगा, खुद से परेशान नहीं होगा। 80% लोग तो खुद से परेशान होते हैं, चाहते हैं पढ़ना, किताब लेकर बैठते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, पढ़ने की मनसबदारी, क्योंकि तरीका नहीं पता है ना, तरीका नहीं पता है। अब खाना बना रहे हो, पहले हल्दी थोड़ी ना डालोगे, पहले पानी गर्म करोगे, छौंकोगे, तब ना बाद में हल्दी पड़ता है। नहीं, पहले लहसुन मसाला तड़का। समझ आ गया ना? तो पढ़ाई में तड़का वड़का नहीं लगता है ना, पढ़ाई में शुरुआत में बेसिक जरूरी होता है, समझ आ गया ना? ये सब बातें थी। अभी और बताना है शिक्षा के बारे में और शिक्षक के बारे में। ये सब हो गया तो मिटाया, फिर शुरू करें। हो गया? मिटाया जाए 9 बजे। अब वो नहीं बज रहा है, ए यार, झूठ बोल नहीं सकते। झूठ बोल रहे हैं। दार्शनिक हो गए। अब समझे कितना मेहनत करना पड़ा दार्शनिक बनने के लिए। अब कहीं भी दार्शनिक आना सही है क्या? देख लो, देख लो, ये इसका झूठ नहीं बोलता। अरे गधा, तो फायदा क्या हुआ उससे? ये जो है ना, ये पढ़ाई में देखो, टाइम किसी में लगा देखा जाता है, उस चीज़ों में जो जरूरी नहीं होती। जैसे मान लो टाइम तुम उसमें देखो, जैसे खेलने का टाइम देखो, हाँ आधा घंटा खेलना है। पढ़ाई के लिए टाइम नहीं रखो कि इतना घंटा पढ़ना है। वो आपको लग रहा है नौकरी कर रहे हो, टाइम किसी में कहता है नौकरी में कि भाई 6 घंटा पूरा हो, जल्दी से भागो। पढ़ाई नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई जिंदगी है तुम्हारी, तो उसमें क्या बार बार टाइम देखते हो कि ना बच गया भाई, अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ नहीं होता है ब्रह्म मुहूर्त में, कुछ नहीं होता है। तुमको जब तक समझ आ तब तक पढ़ो, समझ आ गया ना? अगर पढ़ने के लिए तुम अपने दिनचर्या नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे तुम? खुद समझो। और पढ़ाई लिखाई समझदारी के लिए तुम्हारी जो दिनचर्या है वो नहीं बदल सकते हो, तो वो कैसे बदल जाएगा यार? खुद सोचो। वो तो छोटी चीज़ है ना दिनचर्या, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ से बदलने पड़े, छोटी चीज़ बदलने पड़े, नहीं बदलना पड़ेगा। अब ये सोचो मैं तो अब 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा पहली बात आधा घंटा लिखते लग जाएगा। आज जब 1 घंटा पढ़ोगे तो कहोगे कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ पानी वानी, कुछ नाश्ता वास्ता ज़रूरी होता है बीच में। तो जाओगे नाश्ता वास्ता करने, तब मोबाइल छोड़ोगे, तब कहीं और चले जाओगे। बात समझ में आया?
हम 10 मिनट 5 मिनट में आ रहे हैं खाना वाना खा 5 मिनट लगेगा ठीक है ना तब तक रेस्ट कर खा ले खा लिया का हाँ खा के आ जाओ सब 10 मिनट में आ जाओ सब ठीक है 2 मिनट लगे